Now, we'll start with the chapter on pollution. So pollution क्या होता है? It is the presence of any harmful substance in the environment. ठीक है. Next, there are various types of pollution. So air, water, soil, noise, light, thermal pollution. ठीक है. So we'll start with air pollution. Air pollution refers to the presence of harmful substances in the atmosphere. ठीक है. In concentrations that may damage human health और ये सब. ठीक है. Now, जो prelim ये जो questions दिए हैं, we'll do these after we have studied the theory. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं. गैशियस पोल्यूटेंट्स होते हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन गैशियस क्या रहेंगे? दे विल बी इन अ गैशियस फॉर्म. ठीक है. एंड कैन स्प्रेड इजीली इन द एटमोसफेयर. तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ गैशियस पोल्यूटेंट्स. पर्टिकुलर particulate pollutants क्या है? These are tiny solid or liquid particles. They are suspended in the air. ठीक है. So they are more harmful due to its ability to penetrate the respiratory system. So they penetrate the respiratory system, therefore they can be more harmful. ठीक है. And examples है particulate matter 10 pm 2.5. ठीक है. ये penetrate हो जाते हैं respiratory system में, फिर lungs में जाके they will get deposited. ठीक है. और gases क्या क्या है कि even if they get into our body, they will be exhaled back, है ना. ये होगा कि ये वहाँ जाके बैठ जाएगा. ठीक है. ऐसे फिर डिपोजिशन होता रहेगा लंग्स के अंदर, मतलब ऐसे कुछ सिस्टम रहता है इसका. ठीक है. सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल, है ना. सो पीएम पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5. ठीक है. नाउ देयर इज अनदर क्लासिफिकेशन दैट इज बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. सो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या है? दे आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज. ठीक है. प्राइमरी मतलब आर्टिफिशियल और नेचुरल सोर्सेज से डायरेक्टली दे आर बीइंग इमिटेड. ठीक है. सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स क्या रहेगा? दे आर फॉर्म्ड इन द एटमोसफेयर बाय केमिकल रिएक्शंस अमंग प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड एटमोस्फेरिक कंपोनेंट्स. ठीक है. तो केमिकल रिएक्शन किस में हो रहा है? विद इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में हो रहा है, या प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और कुछ एटमोस्फेयर के कंपोनेंट्स में हो रहा है. ओनली देन द सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स विल बी फॉर्म्ड. ठीक है. एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या क्या हैं? वी हैव ऐश, स्मोक, डस्ट, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अदर सब्सटेंसेस. देयर आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो फॉर्म होते हैं बाद में वहीं पे. सो यू हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ secondary pollutant, then sulfur trioxide is a secondary pollutant. ठीक है. Then you have pan peroxyacetyl nitrates. ठीक है. pan से क्या होता है? स्मॉग, है ना, वो सुना होगा. तो स्मॉग उससे होता है. देन ओजोन, aldehydes, ketones, all of these are secondary pollutants. ठीक है. सो दे रिएक्ट एंड फॉर्म, मतलब कोई और चीज़ रिएक्ट करके ये फॉर्म होते हैं. ठीक है. देन वी हैव persistent pollutants and short-lived climate pollutants. So as the name suggests, these are persistent in the environment. ठीक है. These are carbon-based organic chemical pollutants. ठीक है. They remain in the environment for long periods and may bioaccumulate. Persistent organic pollutants regulated from the Stockholm Convention, है ना. और फिर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स रहेगा. SLCPs have a short atmospheric lifetime but strong warming effect. Reducing the SLCPs gives immediate climate and health benefits. ठीक है. सो ये भी है, पता होना चाहिए. तो इसको याद रखेंगे कि कार्बन बेस्ड जो भी केमिकल कंपाउंड्स आएंगे, दे विल प्राइमरली बी persistent pollutants. ठीक है. दे विल रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर वेरी लॉन्ग. सो बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा इनका. एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन. सो स्टॉक, इनका पूरा स्टॉक बढ़ते जाता है इन्वायरमेंट में, बिकॉज दे रिमेन इन द इन्वायरमेंट. तो स्टॉक बढ़ता जाता है. तो उससे यू कैन रिमेंबर स्टॉकहोम कन्वेंशन. ठीक है. अभी एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट. ये याद रखना है कि कार्बन बेस्ड रहेंगे. सो दे विल बी ऑर्गेनिक. परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स बोल भी, मतलब वही POP बोलते हैं, इसलिए इनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बोलते हैं.
एंड एनीथिंग ऑर्गेनिक विल बी हैविंग कार्बन एटम्स इन इट, ठीक है। सो ये हो गया। देन एग्जांपल्स में वो डीडीटी है, फिर पीसीबी दैट इज क्लोरिनेटेड बाइफेनाइल डाइऑक्सिन्स, फुरान्स, लिंडेन, पीबीडीई, पीएफओएस, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पीओपीज, ठीक है। देन शॉर्ट लिव क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स में क्या क्या आ जाएगा? यू हैव सूट, ठीक है, ये सेटल डाउन हो जाएगा ओवर टाइम। देन इवन ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज शॉर्ट लिव बिकॉज इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल गैस, ठीक है, तो इट इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड। फिर मीथेन, मीथेन इज शॉर्ट लिव्ड। देन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, वो भी कम ही टाइम के लिए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डीडीटी हमेशा मतलब पड़ा रहेगा, ठीक है। देन पीसीबीज जो होते हैं, polychlorinated biphenyls. Then you have dioxins, furans, polybrominated diphenyl ether, poly नहीं, perfluorooctane sulfonate. जो ऐसे लंबे लंबे नाम है ना, they are POPs normally, ठीक है। Then latest POPs which have been added in 2025 are chlorpyrifos, which is a pesticide, long chain perfluorocarboxylic acids LCPFCAs, then medium chain chlorinated paraffins, ठीक है। All of these are examples of persistent organic pollutants which have been added by the latest amendments, ठीक है। Now you need to remember the names because ये पूछेंगे वो, है ना, very high possibility of them asking such questions, ठीक है। तो क्या याद रखना है, एक तो DDT that is डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, फिर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है ना वैसे, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल, देन डाइऑक्सिन, फ्यूरान्स, लिंडेन, पॉलीब्रोम पीबीडीई दैट इज पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफेनाइल ईथर, देन पीएफओएस पर फ्लोरोऑक्टेन सल्फोनेट, ठीक है। ये सब हैं, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ क्लोरपायरीफॉस। कैसे लर्न करोगे? इट इज़ अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट, है ना। सो क्लोर मतलब क्लोरीन रहेगा उसमें, पायरीफॉस दिस इज़ एन ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड। तो फॉस से वो हो जाएगा फॉस्फेट, है ना। तो ऑर्गेनो फॉस्फेट पेस्टिसाइड है विच इज़ वाइडली यूज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसको लर्न कर सकते हैं, पेस्टिसाइड है ये, ठीक है। तो पायर, पायर से मतलब कि वो जिस पे आग लगाते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप इमेजिन करिए कि सारे पेस्ट्स जो हैं उनको मिल के आग लगा दिया, तो फायर से क्लोरपायरीफोस हो गया, ठीक है। देन LCPFCAs दैट इज लॉन्ग चेन पर फ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, these are part of the forever chemicals family that is PFAS. Then medium chain chlorinated paraffins, they are used as flame retardants and plasticizers in PVC pipes, ठीक है। तो फ्लेम रिटार्डेंट जैसे यूज़ करेंगे इनको। मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नाउ वी लुक एट ओजन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। मीडियम चेन है ये, ठीक है। और पैराफिन, पैराफिन बैक्स होता है ना, इसको फ्लेम रिटार्डेंट जैसे यूज़ कर रहे हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस क्या हैं? दे डिस्ट्रॉय द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन which protects the earth from UV radiation. So examples are CFCs, that is chlorofluorocarbons. Ozone depleting substances are persistent, leading to long-term ozone depletion despite the phase out, ठीक है। Then greenhouse gases क्या होते हैं? They trap outgoing infrared radiation, thus causing global warming. So infrared radiation जो बाहर जा रही होती है, it is long wave, ठीक है। तो लॉन्ग वेव को जाने नहीं देते बाहर, शॉर्ट वेव को अंदर आने देते हैं सन से, ठीक है। सम गैसेस में बी ओजोन सेफ बट स्टिल contribute significantly to climate change. Then chlorofluorocarbons, they are synthetic air pollutants, है ना, they contain chlorine, fluorine, ये सब। they are used in refrigeration, aerosols, foams, ये सब, है ना। ये पता है, ये सिंपल है। they are persistent they are persistent ozone depleting pollutants, ठीक है। persistent है, they remain in the environment,
Then chlorine released from CFCs destroys the ozone molecules. However, यहाँ पे हमने पढ़ा था जो HFCs हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, डू रिमेंबर दिस कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं दे आर शॉर्ट लिव्ड एंड इनफैक्ट दे आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग बट दे डू कॉज ग्रीन हाउस गैस, मतलब दे आर अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है. So hydrofluorocarbons HFCs are greenhouse gas pollutants. They do not deplete the ozone. However, they have very high global warming potential. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर देते हैं. क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स देखते हैं विच आर नेचुरली प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट, और उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है इफ़ दैट इंक्रीजेज ओनली देन विल दे बी हार्मफुल. नहीं तो वैसे पड़े रहते हैं वो इन्वायरमेंट में. फॉर एग्जांपल यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स में क्या होगा, दे डू नॉट अकर नेचुरली इन द इन्वायरमेंट, दे आर इंट्रोड्यूस इंटायरली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है. दे आर हार्मफुल इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो ये ऐसे नेचुरली नहीं होते हैं वेर एज क्वान्टिटेटिव नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल्स आर इंसेक्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स. नाउ नॉन डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स देख लेते हैं. So do non-degradable, they do not degrade, so or even if they do they'll degrade very slowly, ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट एक्ट ऑन देम, ठीक है, ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं काम करेंगे उन पे. दे परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द इन्वायरमेंट, दे एक्यूमुलेट इन द ऑर्गेनिजम्स एंड कॉज बायोमैग्निफिकेशन, उस वो भी हो जाता है, ठीक है. नॉन डिग्रेडेबल एक्यूमुलेट होते रहते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बायो एक्यूमुलेशन बोथ ऑफ देम विल बी हैपनिंग, ठीक है. एग्जाम्पल है डीडीटी, मर्करी के सॉल्ट्स, लॉन्ग चेन फिनॉल्स, है ना, एलुमिनियम कैंस, ये सब, ठीक है. देन यू हैव डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. दे विल डिग्रेड क्विकली थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एक्ट ऑन देम, ठीक है. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे डू नॉट एक्यूमुलेट फॉर लॉन्ग इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, जैसे डोमेस्टिक स्यूएज, ऑर्गेनिक वेस्ट, ये सब. Now we look at indoor versus outdoor air pollution. So indoor air pollution ये simple है, it occurs inside buildings. Major sources है biomass fuel, LPG, ये सब चीज़ें. Fueling क्या है, solid fuel से होगा, wood, dung, crop, ये सब चीज़ों से. Key pollutants है particulate matter 2.5, carbon monoxide, nitrogen dioxide, volatile organic compounds, formaldehyde and radon, ठीक है. हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या है इसके, COPD, निमोनिया, लंग कैंसर, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ये सब चीज़ें. आउटडोर एयर पोल्यूशन ओपन एम्बिएंट एयर में रहेगा, है ना, व्हीकल्स इन सब की वजह से. देन फॉसिल फ्यूल्स, वही कोल वगैरह. देन the coal is not highly toxic in raw form but on burning it produces ash which contains toxic metals, ठीक है, जैसे lead, mercury, cadmium, ये सब चीज़ें. So that is very, if it is inhaled it is very harmful. थर्मल पावर प्लांट्स बर्न कोल एंड दे एमिट नॉक्स एंड SO2, ठीक है, वो उससे भी प्रॉब्लम होती है. देन की पोल्यूटेंट्स क्या है, पर्टिकुलेट मैटर 2.5, देन पर्टिकुलेट मैटर 10, SO2, NOx, O3, NH3, ब्लैक कार्बन, ये सब चीज़ें. हेल्थ इम्पैक्ट हुई अस्थमा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और लंग कैंसर. नाउ डू रिमेंबर कि इंडोर एयर पोल्यूशन में पर्टिकुलेट मैटर 10 नहीं है, वेराज यहाँ पे है, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं स्मॉग. स्मॉग वही स्मोक प्लस फॉग को हम लोग स्मॉग बोलेंगे, ठीक है. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटेंस एयर पोल्यूशन, है ना. एंड इसमें क्या होगा, इट इज़ कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द सनलाइट एंड पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल organic compounds from vehicles, ठीक है. There are two types of smogs primarily. First of all we have photochemical smog, इसको लॉस एंजलिस टाइप भी बोलते हैं. देन यू हैव द इंडस्ट्रियल और क्लासिकल स्मॉग, इसको लंदन टाइप बोलते हैं, ठीक है. सो बोथ ऑफ दीज यू नीड टू रिमेंबर, है ना. जो फोटोकेमिकल स्मॉग है दिस फॉर्म्स इन लॉस एंजलिस. लॉस एंजलिस कहाँ पे, शायद सनी साइड. मेरे को लेट मी जस्ट चेक वेदर इट इज़ इन कैलिफोर्निया और नॉट. हाँ, इट इज़ अ सिटी इन कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया जो है ना यूएसए में, इट इज़ अ वेरी वार्म प्रोविंस, है ना, तो वहाँ पे काफ़ी गरम गरम रहता है पूरा, ठीक है. सो LA इज़ द सिटी इन कैलिफोर्निया. इट
फॉर्म्स इन वार्म सनी वेदर. सो यहाँ पे जो स्मॉग बनती है, फोटोकेमिकल स्मॉग, it will be in very warm and sunny weather when pollutants from car or industry will react with sunlight, thus creating ground level ozone. ग्राउंड लेवल ओजोन बन गई, एक ब्राउन हेज भी बन जाएगा. ठीक है, तो वही हो रहा है, पोल्यूटेंट्स विल रिएक्ट विद सनलाइट एंड फॉर्म ग्राउंड लेवल ओजोन. नाउ इफ ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर देन इट इज कंसिडर्ड टू बी हेल्पफुल, वेयर एज नीचे है तो मुश्किल हो जाती है, फिर गलत है. ठीक है, इट इज़ वेरी पॉइजनस. देन इंडस्ट्रियल और क्लासिकल स्मॉग, लंडन टाइप जिसको बोलते हैं, इज इट फॉर्म्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स. ठीक है, यूजली इट कंप्राइजेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलर मैटर फ्रॉम कोल कंबशन. ठीक है, ये हो गया. नाउ ये पता होना चाहिए कि फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या है, ग्राउंड लेवल ओजोन मिलेगा आपको, वेराज इंडस्ट्रियल और क्लासिकल स्मॉग में यू विल गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर. ठीक है, ये दोनों हो गया. नेक्स्ट वील मूव टू फोटोकेमिकल स्मॉग का जो रिएक्शन है वो, और क्लासिकल स्मॉग का भी रिएक्शन, दैट ऑल्सो वील सी. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फोटोकेमिकल स्मॉग. इसमें क्या हो रहा है, सनलाइट प्लस नॉक्स प्लस वीओसी विल गिव अस ओजोन प्लस परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स. ठीक है, क्या हो रहा है, नॉक्स से हो रहा है ये, है ना. वेरएज क्लासिकल स्मॉग में SO2 यूज़ हो रहा है. ठीक है, क्लासिकल क्लास एस है तो एस से SO2, वेरएज फोटोकेमिकल में यू विल हैव NOx, है ना. एस से SO2 हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ का ट्राई टू रिमेंबर द रिएक्शन, सनलाइट प्लस नॉक्स प्लस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विल गिव यू ओजोन प्लस पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स. ठीक है, यहाँ क्लासिकल स्मॉग में वही है, SO2 प्लस फॉग विल बी हैपनिंग, दैट इज ऑल. ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपलर, है ना. लंडन टाइप है. टेम्परेचर इन्वर्जन भी होता है स्मॉग की वजह से. ठीक है, सो इट विल ट्रैप द पोल्यूटेंट्स नियर द सर्फेस. देन मेजर पोल्यूटेंट्स. Major air pollutants are harmful substances that damage human health or ecosystem. So we'll read these. सबसे पहले we have पर particulate matter 2.5. ठीक है, तो 2.5 का मतलब क्या है, और particulate matter 10. इनमें जो 2.5 और 10 लिखा है that is the size of the particle. ठीक है, so it is 2.5 माइक्रोमीटर या उससे स्मॉलर. और अगर PM10 लिखा है तो 10 माइक्रोमीटर और स्मॉलर रहेगा वो वाला पार्टिकल. ठीक है, सो विच वन इज बिगर आउट ऑफ दीज टू, इट इज PM10, है ना. दैट विल बी स्लाइटली बिगर, वेर एज PM2.5 इज एक्सट्रीमली फाइन. ठीक है, मेजर सोर्सेज क्या हैं PM2.5 के, यू हैव व्हीकल्स, कोल, बायोमास बर्निंग, ये सब. वेर एज PM10 क्या रहेगा, इट इज स्लाइटली बिगर, तो डस्ट, कंस्ट्रक्शन की डस्ट, इंडस्ट्रीज का ये सब सामान, है ना. दोज विल बी द कॉजेज. की फीचर्स है PM2.5 के, फाइन पर्टिकुलेट मैटर है, की AQI ड्राइवर ये भी है, एंड इट इज़ कंसिडर टू बी एक्सट्रीमली हार्मफुल बिकॉज ये आराम से लंग में जाके इट विल गेट सेटल डाउन, है ना. PM10 फिर भी तो हल्का सा बड़ा है, ये 2.5 तो बिल्कुल वेरी डेंजरस. ठीक है, इट पेनिट्रेट्स द लंग्स एंड इवन द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, और PM10 का क्या है की फीचर, इट हैज़ कोर्स पार्टिकल्स विच अफेक्ट द अपर एयरवेज. अपर वाले जो एयरवेज है ना हमारे, वो अफेक्ट हो जाते हैं. देन की इम्पैक्ट है इरिटेशन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक है, तो आपका जो ऊपर वाला रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है दैट विल गेट अफेक्टेड, वेर एज इसमें इतना नहीं होगा कि ब्लड स्ट्रीम में चले गया बिकॉज इट इज़ स्लाइटली बिगर. ठीक है, सो डू ट्राई टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या है सिस्टम, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है ना. फिर व्हीकल्स हैं, बायोमास भी है, मेजर सोर्सेज. देखो, एक तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, फिर देर आर अ लॉट ऑफ व्हीकल्स विच गिव ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बायोमास का बर्निंग से भी होता है. ठीक है, सो कलरलेस ओडरलेस गैस है एंड इट इज़ अ वेरी मेजर इंडोर पोल्यूटेंट. इससे CO पॉइजनिंग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाता है, विच बेसिकली ब्लॉक्स द हेमोग्लोबिन. ठीक है, सो इट इज़ वेरी फेटल. देन कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है
वही फॉसिल फ्यूल, सीमेंट, डिफोरेस्टेशन, इन सब की वजह से इट विल इंक्रीज. मेजर ग्रीन हाउस गैस है, इट इज़ नॉट एन AQI पोल्यूटेंट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि AQI का पोल्यूटेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट. इफ द क्वांटिटी इंक्रीजेज ओनली देन विल इट काउंट एज अ पोल्यूटेंट. अदरवाइज तो ये नॉर्मली होता ही है एटमोसफेयर में. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग होती है, इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है. ठीक है. देन यू हैव ब्लैक कार्बन. ब्लैक कार्बन वो सूट टाइप रहता है कुछ, है ना. डीजल इंजन्स, बायोमास burning or coal burning, so you will find this will be formed. This is a short-lived climate pollutant and strong warming aerosol भी है. ठीक है. की इम्पैक्ट क्या रहेगा ब्लैक कार्बन का? ग्लेशियर मेल्ट, रीजनल वार्मिंग होने लग जाएगी इससे. ठीक है. दीज आर द की इम्पैक्ट्स ऑफ ब्लैक कार्बन. ठीक है. वाई ग्लेशियर मेल्ट? बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, देखो, अगर ब्लैक, यहाँ पे स्नो है ना, स्नो और आइस है, तो यहाँ पे क्या होगा, इफ सन if sunlight comes it will fall on this and get reflected back. ठीक है. ये होगा normally. But what happens is if it has ब्लैक कार्बन ऑन टॉप, यहाँ के ऊपर ये है हमारा लैंड, लैंड नहीं, आइस है, आइस या स्नो है, एंड ऑन टॉप ऑफ दिस यू हैव सम ब्लैक कार्बन डिपोजिशन. तो ब्लैक कार्बन क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होने देता सनलाइट को बैक. ठीक है. सो व्हाट इट डज इज इट अब्जॉर्ब्स दैट सनलाइट. अब्जॉर्ब करने से द हीट इंक्रीजेस, है ना. सो दिस स्टार्ट्स मेल्टिंग. ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. ठीक है. नाउ सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड में क्या रहेगा, कोल. हाउ इज इट रिलीज्ड? via coal power plants, refineries, smelters, all of these things. ठीक है. देन इसका फीचर क्या रहेगा, की फीचर, एसिड रेन का प्रिकर्सर है एंड इट इज़ अ वेरी पंजेंट गैस. ठीक है. देन की इम्पैक्ट है कि रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है हमारा, उसका इरिटेशन कर देता है एंड इट मे कॉज एसिड रेन एज वेल. ठीक है. फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को देखते हैं, नॉक्स. ठीक है. सो नॉक्स में क्या रहेगा, व्हीकल्स. मेजर सोर्सेज विल बी व्हीकल्स, थर्मल पावर प्लांट्स. ठीक है. और की फीचर्स हैं प्रीकर्सर ऑफ ओजोन एंड स्मॉग. ठीक है. की इम्पैक्ट क्या रहेगा, स्मॉग, एसिड रेन, ओजोन फॉर्मेशन, ये सब. स्मॉग भी कौन सा वाला, वो वाला फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है. नॉट द क्लासिकल वन. देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पे आएगा, देखो, it will be formed via coal power plants, transport industry, etc. ठीक है. it is a reddish brown gas and a very strong oxidant as well. इससे अस्थमा हो सकता है, लंग डिजीजेस, क्रॉप यील्ड लॉस, ओजोन का प्रिकर्सर है. ठीक है. अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन. इसमें डू रिमेंबर कि NO2 जो है वो है रेडिश ब्राउन गैस, नहीं तो बाकी सारे यूजुअली आर कलरलेस ओनली. ठीक है. कलरलेस, ओडरलेस. whereas NO2 तो नहीं, it is reddish brown gas. ठीक है. then we'll be looking at अच्छा, इससे क्रॉप यील्ड का भी लॉस होता है. डू रिमेंबर दिस एज वेल कि NO2 जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उससे क्रॉप यील्ड का भी लॉस होता है. ठीक है. नेक्स्ट, ग्राउंड लेवल ओजोन. ग्राउंड लेवल ओजोन देखते हैं ना. तो इसमें क्या होता है, वी हैड रेड द अबाउट द रिएक्शन अर्लियर कि जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, दे कंबाइन विद नॉक्स एंड सनलाइट. ठीक है. ये हो गया. दीज फॉर्म अ, मतलब these are a form of secondary pollutants because they form only after a reaction between existing pollutants takes place. ठीक है. और इससे लंग इरिटेशन हो सकता है, अस्थमा, क्रॉप डैमेज हो सकता है फिर से इससे भी. ठीक है. NO2 से भी हो सकता है एंड ओजोन से भी. पुअर पुअर बर्थ आउटकम्स भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इट इज़ स्लाइटली डेंजरस, मतलब क्वाइट डेंजरस एक्चुअली. ठीक है. अमोनिया देखते हैं नेक्स्ट. तो अमोनिया NH3 है. अमोनिया का मेजर सोर्स इज फर्टिलाइजर्स एंड लाइफ स्टॉक का वेस्ट. ठीक है. इट इज़ अ मेजर PM2.5 का प्रिकर्सर इन इंडिया, है ना. एंड सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन होता है इसकी वजह से, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ हार्मफुल. ठीक है.
सो डू रिमेंबर कि जो NH3 है, इट इज़ अ मेजर पार्टिकुलेट मैटर का प्रिकर्सर है ना, और इससे ही सेकेंडरी एरोसोल इज फॉर्म्ड, ठीक है। देन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एग्जाम्पल्स क्या है, फ्यूल्स, पेंट, सॉल्वेंट्स, ये सब चीज़ें है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, इट इंक्लूड्स बेंजीन, जाइलिन, टोलुइन, ठीक है। और क्या होता है इससे, ओजोन फॉर्मेशन, ऑर्गन डैमेज, कैंसर, स्मॉग, एसिड रेन, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, कौन सा वाला स्मॉग फॉर्म होगा इससे, वही वाला फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। और फ्यूल, पेंट्स एंड सॉल्वेंट्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव PAH, PAH stands for polycyclic aromatic hydrocarbons, ठीक है। So they result in incomplete combustion. They are a result of incomplete combustion. ठीक है, हाइड्रोकार्बन है तो वही इनकम्प्लीट combustion से आ रहा है। These are very toxic organic compounds and carcinogenic, mutagenic होते हैं ये, ठीक है। PAH बोलते हैं पॉलीसाइक्लिक, दैट इज देयर आर मेनी साइकिल्स, पॉलीसाइक्लिक aromatic hydrocarbons. Then we have radon, ठीक है। रेडॉन क्या रहेगा, सोर्स है सबसे पहले तो सॉइल, है ना, सॉइल गिव्स ऑफ दिस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इवन रॉक्स, ठीक है, इंडोर। दिस इज अ रेडियो एक्टिव गैस, है ना, रेडॉन का पता ही होगा आपको, है ना, रेडॉन से रेडियो एक्टिव। देन इट इज द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सो समथिंग विच इज़ परसिस्टेंट, है ना। सो पेस्टिसाइड्स में रहेगा, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बाई प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में, ठीक है। सो दे आर परसिस्टेंट, बायो एक्यूमुलेटिव भी हैं, टॉक्सिक भी हैं, एंड दे आर रेगुलेटेड अंडर द स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि परसिस्टेंट होते हैं, सो दे गेट स्टॉक्ड इन द इन्वायरमेंट, एंड दैट इज़ हाउ वी हैड लर्न कि स्टॉकहोम कन्वेंशन डील्स विद परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, it causes endocrine disruption, कैंसर, फर्टिलिटी, थायराइड डिसऑर्डर, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है इनसे, ठीक है। देन नाइट्रस ऑक्साइड को देखते हैं हम लोग, N2O। N2O फर्टिलाइजर्स रहेंगे, मन्योर, फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल इंडस्ट्रीज, ये सब में यू विल फाइंड दिस। कहाँ पे, लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस है ये नाइट्रस ऑक्साइड, इट हैज़ वेरी हाई हार्म वार्मिंग पोटेंशियल, और इससे क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन डिप्लीशन भी हो जाता है, ठीक है। N2O से ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में जाके, है ना। सो डू रिमेंबर कि N2O से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, सो ठीक है। और NOx से नीचे ओजोन बन रहा है ना, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट ये पता होना चाहिए कि इट इज़ अ वेरी लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैस, सो 100 years एंड मोर इट विल बी स्टेइंग हियर, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस कि इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि बाकी तो NO2, NOx कहीं भी ग्रीन हाउस नहीं मेंशनड है, इट इज़ ओनली N2O वेयर इट हैज़ बीन मेंशनड दैट इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो इसको ऐसे लर्न कर लो, N2 है ना इसमें, N2 से क्या कर लो, नॉट, सो इट इज़ not very nice, it leads into greenhouse gas effect and global warming, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है कोकिंग कोल और कोक ओवंस, ठीक है। कोकिंग कोल और कोक ओवंस को देखते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय स्टील प्लांट्स एंड कोक प्रोडक्शन, ठीक है। इट रिलीजेस पार्टिकुलेट मैटर, NOx, आर्सेनिक एंड कैडमियम, ठीक है।
और एयर वाटर पोल्यूशन होता है इससे, हेल्थ रिस्क्स भी होते हैं इससे काफ़ी, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, रिलीजेस पर्टिकुलेट मैटर, NOx रिलीज़ करता है, आर्सेनिक रिलीज़ करेगा, कैडमियम भी रिलीज़ करेगा कुकिंग कोल, सो इट इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, और स्टील प्लांट्स वगैरह से मिलता है कोकिंग कोल, और कोक प्रोडक्शन से भी। ठीक है, कोक वो कोका कोला वाला नहीं, ये दूसरा होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कोल, है ना। ठीक है, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट वी लुक एट एयर पोल्यूशन कंट्रोल एंड मिटिगेशन मेजर्स। ठीक है, so there are a lot of policy and regulatory measures which have been taken to control air pollution in India, and those we will be reading here. ठीक है, so first of all, हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। Now, first of all, we look at the National Clean Air Program. National Clean Air Program is implemented by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, तो मिनिस्ट्री का नाम पता होना चाहिए। It is a national non-statutory program 2019 का to reduce PM 2.5 and PM 10 levels by up to 40% by 2025-26 in 131 non-attainment cities through city specific action plans funded via the 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है लर्न करने का, देखो एक तो ये याद रखेंगे 2019 का प्लान है एंड नेशनल सॉरी नॉन स्टैट्यूटरी प्रोग्राम है। ठीक है, पूरा ही इम्पोर्टेंट है ये देखा जाए तो। ठीक है, इसमें हमको PM 2.5 और PM 10 लेवल्स डिक्रीज करने हैं बाय 40% बाय 2026, तो यही वाला ईयर का है इसका टारगेट, है ना। इन 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ थ्रू some specific action plans and it is funded via the 15th Finance Commission. ठीक है, try to remember the entire thing. Then Swachh Vayu Survekshan is a ranking exercise under NCAP that assesses cities on air pollution control performance using the PRAN portal. So PRAN portal भी important है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण जस्ट लाइक नॉर्मल जो सर्वेक्षण होता है वो सिटीज़ का क्लीनलीनेस को रैंक करते हैं, सिमिलरली स्वच्छ वायु को भी रैंक कर रहे हैं अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, एंड इट विल बी assessing the cities on air pollution control problems using the PRAN portal। ठीक है, सो स्वच्छ वायु सुरक्षण भी इंदौर को ही मिला है अगेन। ठीक है, और फिर इवन जबलपुर। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे का भी इंदौर को ही मिलता है नॉर्मली, है ना, बिकम्स द फर्स्ट सिटी टू बी मतलब द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी। सो प्रण पोर्टल देख लेते हैं। प्राण पोर्टल लर्न करना पड़ेगा। प्राण 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 भी कर सकते हो, है ना। प्राण आर के लिए सबसे नेसेसरी चीज़ क्या है, क्लीन एयर। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, ये हो गया। एक 131 लर्न करना है नॉन अटेनमेंट सिटीज़ 2019। आप ऐसे इमेजिन कर लोगे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कोविड-19 के टाइम पे लाए थे इसको, बिकॉज कोविड-19 में ऐसे बोल रहे थे ना हवा में फैल रहा है, ऐसे कुछ बोल रहे थे, तो क्लीन करना है एयर को, तो तब से है ये, है ना। ये बस मैं लर्न करने के लिए लिंक बताया है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोविड में हवा में ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, 40% से कम करना है PM 2.5 एंड 10 PM 10 लेवल्स, सो दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर। और 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़, दिस ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, वही 2009 है ना, 99 उसका यहाँ पे 3 है, सो 3 का 9 का ही फैक्टर है 3। ठीक है, दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। और बस ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM। दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अच्छा, अभी इसमें याद रखना कि दिस इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ठीक है, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट is a statutory body established in 2021 under the CAQM Act of 2021. It is responsible for coordinated air pollution control in Delhi NCR only. ठीक है, then it has overriding powers over CPCB and state pollution control boards
only in the NCR region. ठीक है, and it ensures regional integrated and time bound action on air quality. ठीक है, तो commission for air quality management is only for NCR region. कैम करके लर्न कर लो कि वहाँ पे कैमरास बहुत होते हैं एनसीआर में। तो CAQM वहाँ पे ही है, ठीक है। और ईयर क्या याद रखना है, 2021। अगेन दिस इज़ वही कोविड वाले ईयर्स ही हैं, है ना। 19 के बाद 2021, 20 तो असली हुआ था कोविड, 21 में भी था, ठीक है। सो ये कोविड वाला ईयर। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये भी दिल्ली एनसीआर के लिए है। डू रिमेंबर दैट दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट graded response action plan, it is by CAQM, that is Commission for Air Quality Management. This is an AQI based emergency framework for Delhi NCR only. AQI based है कि अगर air quality index becomes very high then they have an emergency framework in place, ठीक है। and mainly used for winter pollution episodes, ये पता है हमको, वहीं पे winter में ही होता है ज़्यादा pollution. Then it operates in 4 stages: poor, very poor, severe, very severe, severe plus, ठीक है। ये stages, try to remember these names. Then measures include dust control, construction bans, vehicle restrictions, school closures and WFS। वो नहीं कर रहे थे odd even scheme, all of that comes under this, ठीक है। So graded response action plan, है ना, ये भी याद रखना है। देन CPCB के बारे में देखते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सो दिस इज एन अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974. Further, CPCB was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981। इसके अंदर भी उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, 1974 से है, तो इसको इससे लिंक कर लो। 1972 में वी हैव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उससे यू कैन लिंक दिस के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और फिर ओवरऑल पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 74 में आ गया था एक्ट, है ना। एंड किसके अंडर आया है, इट इज़ अंडर द, हमें लगता है कि पोल्यूशन तो ज़्यादा हवा में होती है तो एयर पोल्यूशन उसमें आया आया होगा कुछ भी, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट में, बट primarily it was brought under the Water Prevention and Control of Pollution Act of 1974, ठीक है। Then further CPCB was entrusted with the powers and functions under the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981, ठीक है। सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस, इनको उसी से लिंक करते रहो आप। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का पता है 72, उसके 2 साल बाद ये आया, उसके अराउंड 9 years बाद दिस केम इन, एयर पोल्यूशन का, है ना। एयर है तो 1 रहेगा कहीं पे, तो AIR होता है क्योंकि, सो 1 कहाँ है 1981 में, ठीक है। ये भी हो गया। नाउ नेशनल टेक्निकल अथॉरिटी दैट सेट्स एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, उसका नाम क्या है, NAAQS। इट डिज़ाइंस एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड रन्स द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये जो नाक स्टैंडर्ड्स हैं दोज आर सेट अप बाय CPCB, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, यहाँ पे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर सेट बाय CPCB, नेशनल एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं दोज आर बीइंग सेट बाय CPCB, ठीक है। नेक्स्ट, इट डिज़ाइंस एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड रन्स द NAMP। ये पूरा काम मतलब ये जो AQI इन सब का NAAQS, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग डन बाय CPCB, ठीक है। और एंड इट रन्स द नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ठीक है। जो मेन काम है वो यही कर रहा है। हाउएवर जो दिल्ली में देयर इज़ अ डिफरेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, सो दे विल बी मैनेजिंग स्टफ, जो वैसे AQI वगैरह के बेस पे ही दे विल बी मैनेजिंग स्टफ, ठीक है। एंड दिल्ली में मतलब NCR में ही CAQM, it has
ओवरराइडिंग पावर्स ओवर सीपीसीबी। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए। Next is National Air Quality Index. This is a public communication tool. It converts air quality data into one number, one color, and one health message. Purpose है awareness, not regulation. It does not control pollution. मतलब वही awareness के लिए कि कितना है air quality index कितना है, how polluted is the air where I am living. ठीक है, so it is a public communication tool. So this is important to know. And it converts air quality data into one number, one color. Try to remember this phrase: one number, one color, and one health message. बस अवेयरनेस है, नॉट रेगुलेशन। ठीक है, पोल्यूटेंट्स है ये, दिस इज इम्पोर्टेंट। देर आर 8 pollutants which are being covered under नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल, अच्छा इसको देख लेते, पहले इनको लर्न कर लेते हैं। देखो, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और लेड, है ना। इनको लर्न कैसे करेंगे, देखो पेयर्स में लर्न कर लेते हैं। PM10 और PM2.5 पता है हमें पेयर में, वी कैन रिमेंबर दीज टू। फिर NO2, SO2 भी हम लोग पेयर में ही वी यूजली रेफर टू देम। ठीक है, उसके बाद में कार्बन मोनोक्साइड हमें पता है कि CO2 तो नहीं होता है, इट इज़ नॉट अ एज सच पोल्यूटेंट नहीं है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, दैट इज़ ओनली प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड इज़ अ पोल्यूटेंट। देन ओजोन भी हमें पता है, वी हैव रेड अबाउ, है ना, कि इट इज़ अ वेरी डेंजरस गैस इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में तो बढ़िया है। देन इन दोनों को भी वी लर्न टुगेदर, NH3 एंड PB, लेड और अमोनिया। ठीक है, लेड अमोनिया भी लर्न कर लेंगे, La करके, लेड अमोनिया La। ठीक है, सो दीज आर द 8 pollutants दैट आर देयर, है ना, ये याद रखना है। नाउ वील मूव टू नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी CPCB देता है। ठीक है, AQI भी CPCB डिज़ाइन करता है। ठीक है, सो legally enforceable limits for air pollutants under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. It identifies non-attainment cities which violate the standards. ठीक है, सो 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ को हम लोग इसके अंडर कर रहे हैं, जो कहा गया NACP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ आर बीइंग सर्वेड और उनको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि NAQS कम्स अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1981। ठीक है, पोल्यूटेंट्स कवर्ड क्या क्या है, देखो यहाँ पे 8 pollutants थे ऊपर। ठीक है, देयर वर 8 pollutants ओवर हियर। नाउ वील जस्ट चेक इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 12 pollutants हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 हैं, तो पहले तो वो 8 तो सेम ही रहेंगे शायद। देखो ये दोनों सेम है, ये ऊपर भी था, NO2 SO2 भी है, ऊपर था, ये था, ये भी था, और ये दोनों भी सेम है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव 4 मोर, है ना। क्या क्या है 4 जो अलग है, एक है हमारा बेंजीन, बेंजोपायरीन, आर्सेनिक और निकल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अपेरेंटली फाउंड इन द एयर ओनली, है ना। आर्सेनिक का तो पता होगा, ये भी है, बेंजीन के भी 2 कंपाउंड, एक तो बेंजीन और एक बेंजोपायरीन। ठीक है, ये 2 है, तो ये भी यू कैन लर्न दीज टू ऑल्सो इन पेयर बना के लर्न कर सकते हैं। फिर आर्सेनिक और निकल, है ना, आर्सेनिक और निकल को Na करके लर्न कर लो। पहले लेड और अमोनिया करा था La करके, नाउ आर्सेनिक और निकल विल बिकम Na। ठीक है, तो Na और यहाँ पे हमारा La था। ठीक है, लेड और अमोनिया, आर्सेनिक, निकल। ठीक है, लाना, ठीक है, ये हो गए, दीज आर द 12 pollutants। नाउ नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम
This is a nationwide monitoring network led by again CPCB. It covers 800 plus monitoring stations. Then you have 350 plus continuous ambient air quality monitoring stations. Here 800 normal monitoring status है, and there are more than 350 continuous air quality monitoring stations. ठीक है, कंटिन्यूस वाले 350 है. हाउ विल यू रिमेंबर? 800 ऐसे लोन हो जाएगा. देन 350 में इफ़ यू ऐड द डिजिट्स इट बिकम्स 8. 5 plus 3 becomes 8. So उससे भी याद हो, यू कैन रिमेंबर दिस, है ना. 800 एंड 350. और यू कैन ऑल्सो सी के 1981 का है एयर क्वालिटी एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग, जो भी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, उसमें भी 8 है. ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. फिर फंक्शंस क्या है? इट मेजर्स एयर पोल्यूटेंट्स, प्रोवाइड्स रॉ डेटा फॉर AQI, NAQS एंड compliance and NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए रॉ डेटा विल बी प्रोवाइडेड बाय नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के जो स्टेशंस हैं. ठीक है, एंड pollutants monitored under this are, अच्छा, only these pollutants are being monitored. Only there are 4 pollutants which are being monitored. क्या क्या है? PM10, PM2.5, SO2 and NO2. ठीक है, so this is extremely important to know कि ये जो है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, उसमें बस 4 ही पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर कर रहे हैं. AQI में 8 है ना, एंड लास्ट क्या है हमारा नेशनल एम्बियंट NAQS, उसमें 12. तो दिस इज वही 4 का टेबल चल रहा है ना. 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 4 टू ज़ा 8 एंड 4 थ्री ज़ा 12. ठीक है, सो ये वाला है NAMP के अंदर आ रहा है. ठीक है, देन ये 8 वाला किसके अंदर आ रहा है? एयर क्वालिटी इंडेक्स. और ये वाला NAAQS. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. सो AQI कैटेगरीज बताया है और रेंजेस बताए हैं. इसको हल्का हल्का पता होना चाहिए बस हमें. वी जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस वाला पोर्शन. ठीक है, नॉट द इंटायर थिंग. ठीक है, सो इसको देख लेते हैं. अगर AQI कैटेगरी गुड है, देखो पहले तो कैटेगरीज पता होना चाहिए. गुड, satisfactory, है ना. देन moderately polluted, poor, very poor and severe. These are the categories of AQI, है ना. सो गुड रहेगा 0 to 50. गुड के बाद सेटिस्फैक्ट्री, फिर मॉडरेट, देन पुअर, वेरी पुअर और सिवियर. सो गुड में है 0 to 50 रहेगा AQI. सेटिस्फैक्ट्री 51 to 100. 50-50 का चल रहा नहीं, पहले 50-50 का था, देन 100-100 का रेंजेस हैं. ठीक है, सो दिस इज़ 50 का रेंज, 50 का रेंज, बाकी सारे 100 के रेंजेस हैं. ठीक है, सो 100 तक सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है. उसके बाद अब स्टार्ट होगा मॉडरेटली पोल्यूटेड है 100 to 200. देन पुअर रहेगा 200 to 300. वेरी पुअर 300 to 400. एंड वो बिल्कुल ही सिवियर 400 एंड अबव. ठीक है, 400 to 500. बाकी ये जो PM10 इन सब का जो दिया है उनका मत लर्न करो. ठीक है, ये जो सारे पोल्यूटेंट्स का ये दिया है, इट इज़ इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिलीग्राम पर मीटर क्यूब्स में दिया है. ठीक है, एंड दीज आर 24 आवर. अच्छा, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है. दीज आर 24 आवर एवरेज वैल्यूज फॉर PM10, 2.5, NO2, SO3, NH3 एंड PB. बट कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन का क्या है? दिस इज 8 आवर्ली वैल्यू. ठीक है, सो थोड़ा बहुत लर्न होना चाहिए, ये सब नहीं. डू नॉट बॉदर विद दैट. 8 hourly values for carbon monoxide and ozone, whereas बाकियों के लिए 12 hourly average values for others. बाकी जो PM जो भी है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं.
पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, ठीक है, पोल्यूशन अंडर अंडर कंट्रोल वो पीयूसी को बोलते हैं ना। सो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है डीपीसीसी, इट इज़ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर दिल्ली हाँ। It enforces PUC certification for vehicles as state authority under the Air Act 1981 PUC certification. It conducts inspection, enforcement, penalties ये सब। CPCB is the one who will be setting the standards है ना, वो statutory body है इसलिए। DPCC enforces them locally, ठीक है। So DPCC is Delhi Pollution Control Committee, वो पीयूसी सर्टिफिकेशन को लोकली एनफोर्स है। फिर भारत स्टेज नॉर्म्स, तो भारत स्टेज 6 नॉर्म्स देखते हैं। दीज आर व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एंड दीज हैव बीन दे हैव कम इनटू फोर्स फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। और vehicle emission standards from 2020 with 10 ppm sulfur fuel and real driving emission test to reduce the vehicular pollution, ठीक है। तो स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन स्टैंडर्ड्स फ्रॉम 2020 विद 10 ppm सल्फर का फ्यूल एंड रियल ड्राइविंग एमिशन टेस्ट फेज 2 2023 से स्टार्ट हुआ है एंड एम्ड एट रिड्यूसिंग व्हीकुलर पॉपुलेशन। BS4 पहले था, भारत स्टेज 4, विच अलाउड हायर व्हीकल एमिशंस है ना। और उसमें फ्यूल कितना कितना होता था, 50 ppm सल्फर का फॉर डीजल व्हीकल्स एंड 30 ppm सल्फर फॉर पेट्रोल व्हीकल्स। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। और फिर BS6 क्या आ गया, न्यू आया था। इट इन्फोर्स्ड स्ट्रिक्टर एमिशन लिमिट्स विद 10 ppm सल्फर फ्यूल फॉर बोथ petrol as well as diesel, thus greatly reducing PM and NOx, particulate matter and NOx, ठीक है। तो अभी इसको यू हैव टू रिमेंबर दिस। सबसे पहले क्या, BS4 में कितना कितना आ रहा है, यू हैव 50 ppm सल्फर फॉर डीजल एंड 30 ppm सल्फर फॉर पेट्रोल, ठीक है। देन यू मूव टू BS6, वहाँ पे 10 ppm सल्फर फ्यूल फॉर बोथ पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए, तो इतना विल ट्राई टू रिमेंबर दिस। 50 ppm 30 ppm है ना, ये हो गया 50 ppm डीजल 30 ppm पेट्रोल। और इस इधर के केस में कितना हो जाएगा, 10 ppm फॉर बोथ। और कब से स्टार्ट हुआ, 2020। अगेन ये वो है, कोविड टाइम पे BS6 हैज़ बीन लॉन्च्ड, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। देन सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, सफ़र जो सिस्टम बोलते हैं, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय IITM पुणे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, है ना। शॉर्ट टर्म एयर क्वालिटी फोरकास्ट होते हैं, लोकेशन स्पेसिफिक हेल्थ एडवाइजरीज विल बी गिवन, ठीक है। एंड इट ऑपरेट्स इन मेजर सिटीज़ लाइक दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, अहमदाबाद एक्सेट्रा। तो ये याद रखना है कि रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हो रही है इसके अंदर, शॉर्ट टर्म फोरकास्ट भी देता है और वो सब काम का नहीं, बस इतना ही याद रखना है इसमें, ठीक है। एंड इट इज़ ओनली इन मेजर सिटीज़। तो सफ़र सफ़र कहाँ पे हम लोग करते हैं, मेजर सिटीज़ में ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, है ना, SUFFER वाला, इन मेजर सिटीज़, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ठीक है। सो सफ़र इज़ सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, ठीक है। रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगा, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज और IITM पुणे ने डेवलप किया है, ठीक है। शॉर्ट टर्म एयर क्वालिटी फोरकास्ट आर बीइंग डन। नेक्स्ट चलते हैं कैफ़े नॉर्म्स। कैफ़े स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है। कैफ़े नॉर्म्स में कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, it was notified in 2017 under the Energy Conservation Act of 2001
एंड इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस CO2 एमिशंस, ये सब रिड्यूस करना है पोल्यूशन। मैकेनिज्म बेस्ड अपॉन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और CO2 एमिशंस। ठीक है। सो कॉर्पोरेट एवरेज कैसे निकालेंगे? बाय डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स सोल्ड बाय अ मैन्युफैक्चरर इन एन ईयर। मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी क्या है? अगर पैसेंजर व्हीकल है तो उसका GVW विल बी लेस दैन 3500 kg, है ना। और कैफे वन क्या था? दिस वॉज फ्रॉम 2017 टू 2022। फिर कैफे टू इज़ फ्रॉम 22 टू 27 और कैफे थ्री नॉर्म्स आर अबाउट टू रिलीज। नेचर है टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। मैन्युफैक्चरर्स कैन चूज इंजन एफिशिएंसी, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इसको पूरा कोई यू हैव टू सी दिस इंटायर थिंग। फिर से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। नोटिफाइड इन 2017 कैफे नॉर्म्स, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, है ना। फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर इसको लाए थे। सो एफिशिएंसी और कंजर्वेशन आर इंटरलिंक्ड, क्योंकि इफ़ वी हैव गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देन ऑटोमेटिकली इट विल रिजल्ट इन एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये पता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी से रिलेटेड है तो ये हो जाएगा। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर द नंबर वन? मतलब एकदम फर्स्ट क्लास एफिशिएंसी होनी चाहिए, दैट वे यू कैन रिमेंबर। ठीक है, देन वही CO2 एमिशन वगैरह कम करना है। मैकेनिज्म है इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और CO2 एमिशंस ऑफ ऑल पैसेंजर व्हीकल्स। तो देखो असली में होता क्या है, ये जो हमारे एमिशंस होते हैं ना, दे आर प्राइमरली ड्यू टू अनबर्न्ड फ्यूल। ठीक है, सो इफ़ देयर इज़ नो अनबर्न्ड फ्यूल, मतलब अच्छे से बर्न हो रहा है, इफ़ द एफिशिएंसी इज़ वेरी गुड, देन automatically efficiency emissions will also reduce. ठीक है, so that is what they are aiming to do here. It is based upon corporate average fuel consumption or carbon dioxide emissions of all passenger vehicles which are being sold by any manufacturer in a year. ठीक है, पेनल्टी विल बी प्रोवाइडेड फॉर नॉन कंप्लायंस। तो ये मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर रहेगा, है ना। और इसको लर्न कैसे करना है? देखो एप्लीकेबिलिटी क्या है इसका। पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं उनका GVW इज़ लेस दैन 3500 kgs। ठीक है, ये सारे टाइप के व्हीकल्स को कवर कर रहा है, इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर दैट मैटर। डू रिमेंबर दिस। हमें लगेगा कि नहीं एमिशंस तो होते नहीं उसमें, बट फ्यूल एफिशिएंसी तो है कि इलेक्ट्रिक, ये असली में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें हो क्या रहा है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करके हमें लगता है यार कोई एमिशंस तो हो ही नहीं रहे, बट इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हुई है पावर प्लांट्स में, दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग एमिशंस, है ना। सो दैट इज़ वाई उसका भी एफिशिएंसी इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज। ठीक है, देन फेजेस क्या है इसके? वी हैव कैफे वन, कैफे टू एंड कैफे थ्री नॉर्म्स। कैफे वन है 2017 से 2022 तक, ठीक है, 5 years। फिर अगेन नेक्स्ट 5 years वील हैव कैफे टू, और फिर थ्री है, कैफे थ्री नॉर्म्स है ना। नेचर क्या रहेगा इनका? टेक्नोलॉजी न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स कैन चूज इंजन एफिशिएंसी, हाइब्रिडाइजेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, सो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। कैफे वन इज इन 2017 टू 2022। कैसे लर्न करोगे? 17 में ठीक है ये हो जाएगा। ठीक है, 17 2 साल पहले उसके कोविड से, है ना। फिर 5 5 साल का टाइम पीरियड है, 22 से 27 अभी नेक्स्ट वाला आएगा। ठीक है, कैफे लर्न करना, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट देखते हैं WHO का एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। रिकमेंडेड
2021 AQG levels compared to 2005 एयर क्वालिटी गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये हम लोग 2021 के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 2005। अगेन 2021 वही आप कोविड से याद रखना, है ना। ठीक है, अभी क्या क्या है इनके पास, पोल्यूटेंट है सपोज PM 2.5, किस किस का दिया है रुको, PM 2.5 10 हम लोग भी निकालते हैं, NO2 SO2 का भी निकालते हैं और CO and O3 का भी। 6 है, इन्होंने दे हैव नॉट एडेड लेड एंड अमोनिया। ठीक है, वो उसको बना के 8 हमारे AQI वाले बन जाएंगे। और फिर इसमें भी इफ़ यू ऐड 4, 2 बेंजीन के और एक वो एक नहीं 2 उसके निकल एंड आर्सेनिक, है ना, निकल एंड आर्सेनिक, दैट बिकम्स आर NaAQ वाला स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, हाँ, डू नॉट बॉदर रिमेम्बरिंग दिस, ये इसमें भी सिमिलर है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसमें यू विल बी हैविंग मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में, बाकी सब में माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब में है। ठीक है, तो सिमिलर थिंग एग्जिस्ट ओवर हियर एज वेल। हल्का सा पता होना चाहिए कि 2005 के कंपैरेटिवली द थिंग्स हैव रिड्यूस्ड, है ना, तो उन्होंने और कम कर दिया कि आइडियल अमाउंट कितना होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो PM 2.5 एनुअली इट शुड बी अराउंड 5, 24 आवर्स में 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, सो डू नॉट लर्न दीज। ठीक है, ये रहने दो, बस ये यूनिट्स पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन वही डिग्रेडेशन ऑफ द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर क्वालिटी ड्यू टू natural और ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, आई विल जस्ट चेक इफ वी हैड लेफ्ट सम क्वेश्चंस अबाउट, पहले उनको देख लेते हैं। सो ये बचा था, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड emissions। क्या क्या दिया है, locomotives using fossil fuels, ships using fossil fuels, extraction of metals from ores और power plants using fossil fuels। तो सबसे ज़्यादा किससे हो रहा है? ठीक है, सो दिस इज़ अ टफ क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए, डी है आंसर, पावर प्लांट्स है। ठीक है, so the answer is power plants using fossil fuels will be the highest emitter of sulfur dioxide। ठीक है, now consider the following, जो भी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कॉज ऑफ एसिड रेन। तो ये हमें पता है, एक तो SO2 होता है ना, दिस इज़ वन मेजर कॉज, मतलब वन मेजर रीज़न। उसके अलावा NO2 भी होना चाहिए। ठीक है, ओजोन वगैरह नहीं है, ये नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड से भी नहीं होता है। ठीक है, सो 1 और 3 कैंसिल कर दो आप। अभी 2 और 4 में देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं होता है द कॉजर ऑफ एसिड रेन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी, अच्छा दोनों ही माने में, ठीक है, 2B है आंसर। सो आंसर इज नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सो आंसर विल बी B। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO's एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द 24-hour mean of PM 2.5 should not exceed 15 microgram per meter cube, and annual mean of ये कौन सी गाइडलाइंस का बोला है, 2021 वाला का होगा शायद। अच्छा, 2021 में गाइडलाइंस हैं एंड देन दे आस्क्ड इन 2022। तो देखो ये वाले ना बिना लर्न करे हमारा हो सकता है। 24 आवर मीन्स ऑफ PM 2.5 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब और एनुअल मीन शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, इन अ ईयर द हाइएस्ट लेवल्स ऑफ ओजोन पॉपुलेशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ इंक्लीमेंट वेदर। इंक्लीमेंट मतलब ठंडा, सो दिस इज, अच्छा ठंडे वेदर में जहाँ वो हो जाता है ओजोन पोल्यूशन, हो सकता है। ठीक है, दिस कुड बी करेक्ट। देन PM 10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये ऐसा नहीं है, इट इज़ PM 2.5 विच कैन डू दैट। ठीक है,
फिर एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, हाँ इट कैन ट्रिगर, ठीक है। सो हमें पता है थर्ड बिल्कुल गलत है, तो ये नहीं होगा। अभी हमें क्या पता है कि फोर्थ सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों में से दिस शुड बी द आंसर, ठीक है। बस इतना ही है, सेकंड भी सही है और हमें ये भी पता है कि फोर्थ भी सही है। रुक जाओ, इसमें दो में प्रॉब्लम है ना हमको, देखो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर शुड बी, इन दोनों में से ज़्यादा सही कौन सा लग रहा है, फोर्थ वाला, ठीक है। सो आंसर शुड बी बी अकॉर्डिंग टू मी, बट क्या दिया है आंसर, हाँ बी दिया है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, और 1 and 4 ओनली, एंड वी डिडंट इवन नो अबाउट दिस बट स्टिल वी कुड आंसर दिस, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, coal ash contains arsenic, lead and mercury, ठीक है। फिर ये पता हो सकता है, ठीक है। हाँ दिस इज एक्चुअली करेक्ट, कोल ऐश में होता है। देन कोल fired power plants release sulfur dioxide and oxides of nitrogen into the environment, ठीक है। Then high ash content is observed in Indian coal, this is also correct, ठीक है। So all statements are correct here, ठीक है। Now we'll go back to the next topic. तो ये वाटर पोल्यूशन का कर रहे थे, है ना। वाटर पोल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। नाउ ये क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं एक बार, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर बेड्स। क्या क्या है, डिक्रीज सैलिनिटी इन द वाटर, हेवी सैंड माइनिंग से डिक्रीज सैलिनिटी नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। देन पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, हाँ हो जाएगा। देन लोअरिंग ऑफ द वाटर टेबल सैंड माइनिंग से, देखो वन तो नहीं है, सो ये वाले सारे गलत हैं, सो आंसर शुड बी बी, ठीक है। बट ऐसे अभी एलिमिनेशन टेक्निक्स आजकल नहीं लग पाती, बिकॉज वो ऐसे स्टेटमेंट्स देने लग गए ना कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो ओनली वन स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, ओनली टू। सो उससे द एलिमिनेशन थिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द थ्योरी नीचे का। वाटर क्वालिटी मेजरमेंट, ठीक है। वाटर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए दीज आर द फॉलोइंग पैरामीटर्स विच आर बीइंग यूज्ड। सबसे पहले तो डिजॉल्व ऑक्सीजन को देखते हैं, है ना। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन में क्या रहेगा, इट रेफर्स टू द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन, इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ फिश एंड aquatic organisms, एंड लो डिजॉल्व ऑक्सीजन इंडिकेट्स ऑर्गेनिक पोल्यूशन, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए कि लो डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी कितनी होती हैं। फर्स्ट of all, you have, if it is more than 5 milligram per liter, then it will support aquatic life. 3 milligram per liter से कम है तो it will cause stress, है ना। और 1 से कम है तब तो बिल्कुल हाइपोक्सिया लग जाए, वो स्टार्ट हो जाएगा, एनिमल्स विल स्टार्ट डाइंग, ठीक है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन हमने पहले पढ़ा था कि अगर ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूशन है तो क्या हो जाएगा, डिकम्पो a lot of animals will start coming, है ना। और फिर they'll once they die they go to the sea bed या जहाँ पे भी bed of the water body, वहाँ पे decomposers will decompose them, तो they'll use up all of the oxygen, ठीक है। तो उससे और वही हो रहा है, ठीक है, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन का रीज़न है वो, ठीक है। रीज़न नहीं, इंडिकेट्स। देन we'll have to learn these three, 5 3 and 1 1 3 5, तो ये odd numbers हैं तीनों।
ठीक है, मोर देन 5 मतलब इट सपोर्ट्स aquatic लाइफ. लेस देन 3 इज स्ट्रेसफुल सिचुएशन. लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, ये आप भी याद रखना. ट्राई टू रिमेंबर द यूनिट इन विच इट इज़ बीइंग मेजर्ड. ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में निकाल रहे हैं हम लोग, है ना. सो 5 से ज़्यादा सपोर्ट्स aquatic लाइफ, 3 से कम कॉजेज स्ट्रेस, स्मॉलर मतलब 1 से कम हाइपोक्सिक कंडीशन होता रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, इसको देखते हैं. बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD. So it is oxygen required by microorganisms to decompose organic matter. ठीक है, it measures the organic pollution, especially from sewage का जो भी होता है. So oxygen required by microorganisms मतलब कि डिमांड कितना है, उनको कितना चाहिए in order to decompose the matter, organic matter. ठीक है. तो लोअर अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है मतलब कि ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज लेसर, देयरफॉर क्लीनर वाटर. ठीक है. और अगर ज़्यादा है दैट मीन्स हम ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर है. ठीक है. CPCB का एक बेदिंग स्टैंडर्ड होता है, दैट इज़ इट शुड बी लेस दैन 3 मिलीग्राम्स पर लीटर. ठीक है, ये भी याद रखना. और ये लेस दैन 5 भी हमें याद रखना पड़ेगा. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड लेस देन 5 पार्ट्स पर मीटर क्यूब, है ना. पार्ट्स पर मीटर क्यूब बोलते हैं PPM को. सो दैट विल इंडिकेट क्लीन वाटर. ठीक है. नाउ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द ऑक्सीजन नीडेड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक pollutants. ठीक है. It indicates the total oxygen consuming capacity of pollutants, unlike biological oxygen demand, which measures only the biodegradable organic matter. ठीक है. दिस इज ऑलवेज हायर दैन द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, ये भी याद रखना है. हायर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट्स इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट. ठीक है, ये ट्राई टू रिमेंबर दिस. सो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इट इज ऑलवेज हायर दैन BOD, है ना. हायर COD विल इंडिकेट वही केमिकल वेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग pH के बारे में देखते हैं. pH है measure of acidity or alkalinity, and extreme pH will damage aquatic life and reduces the usability of water, है ना. and acceptable range कितना है 6.5 to 8.5. ठीक है. तो दोनों साइड में कोई भी एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए. इट शुड लाई बिटवीन दिस रेंज 7 के आसपास. 7 इज न्यूट्रल, तो उसके थोड़ा बहुत आसपास रहना है ना. नेक्स्ट है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, उसको बोलेंगे टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स. इट अफेक्ट्स द टेस्ट, irrigation suitability and drinking quality. ठीक है. द अमाउंट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स अफेक्ट्स ऑल ऑफ दिस. ड्रिंकिंग वाटर कितना होना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर में टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स शुड बी बिटवीन 150 to 300 mg पर लीटर. ठीक है. डिज़ायरेबल कितना है 500 से कम. परमिसिबल इज लेस दैन 2000. ठीक है. सो दिस ऑल्सो you'll have to remember the limits. तो कैसे करेंगे. वही वैसे ही वाला चल रहा है 5 3 ऑड नंबर्स का ही चलते जा रहा है ना. सो 150 to 300 होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर में टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड्स. 500 से कम इज़ डिज़ायरेबल एंड 2000 से कम इट इज़ परमिसिबल. ठीक है. और बाकी तो हो गया, है ना. ये आप याद रखना कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है विच इज़ रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स भी आ रहे हैं एक तो इसमें, है ना. उसमें it is always higher than the biological oxygen demand because oxidize only, यहाँ पे बस
ऑर्गेनिक मैटर वॉज बीइंग डिकम्पोज, यहाँ पे इनऑर्गेनिक चीज़ों को भी ऑक्सीडाइज करा जा रहा है। ठीक है, तो ये है। और unlike BOD which measures only biodegradable organic matter, this also includes वो inorganic matter, ठीक है, and it measures the total oxygen consuming capacity of the pollutants, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। और high COD indicates industrial or chemical wastes, ठीक है, सो डू रिमेंबर द लिमिट्स प्रॉपरली, ठीक है, ऑड नंबर्स में है प्राइमरली, दे आर इन ऑड नंबर्स। और यहाँ पे आप ये याद रखना कि जो एसिड वाला है, यहाँ पे 7 इज न्यूट्रल, 7 से हल्का सा कम इज अलाउड इन, दैट इज 0.5 कम इज अलाउड इन एसिड एसिटिक साइड, एंड 1.5 इज अलाउड इन बेसिक साइड, ठीक है, तो बेसिक अल्कलाइन फिर भी हो सकता है पानी, बट एसिडिक इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड, है ना, बिल्कुल 0.5 से कम और नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोल्यूटेंट एंड देयर इम्पैक्ट्स। So we have we have different types of different categories of pollutants, यहाँ पे जो भी सारे mentioned है पूरे कॉलम में, ठीक है, उनके sources and the affected medium pollutants and the impacts, we'll be studying all of these, ठीक है। So सबसे पहले जियोजेनिक कंटामिनेंट से स्टार्ट करते हैं। सो जियोजेनिक कंटामिनेंट में क्या रहेगा, देखो मेजर सोर्सेज ऑफ जियोजेनिक कंटामिनेंट्स आर नेचुरल डिसोल्यूशन फ्रॉम रॉक्स एंड एक्विफर्स, ठीक है, ये जियोजेनिक मतलब जियो से रिलेटेड, मतलब कि रॉक से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है। अफेक्टेड मीडियम क्या रहेगा, ग्राउंड वाटर, है ना, एंड पोल्यूटेंट्स है आर्सेनिक जैसे बिहार में, देन फ्लोराइड इन राजस्थान, यूरेनियम इन पंजाब, ठीक है, एंड दिस कंटामिनेशन विल कॉज फ्लोरोसिस, आर्सेनिकोसिस, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी इनसे, ठीक है। सो दिस यू शुड रिमेंबर, जियोजेनिक मतलब कि रॉक से अपने पानी में जा रहा है वो ग्राउंड वाटर में, एंड दैट गेट्स पोल्यूटेड। सो बिहार में क्या है, ए बी करके कर लो, बिहार में आर्सेनिक है, फ्लोराइड है राजस्थान में, ठीक है, FR, एंड पंजाब में यूरेनियम है, PU पंजाब, ठीक है। और नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल न्यूट्रिएंट्स। सो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का जो रन ऑफ होता है, इट एंटर्स वाटर बॉडीज एंड दैट एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट, तो सरफेस वाटर को ख़राब कर देगा ये। और नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स कॉजिंग यूट्रिफिकेशन एंड algal blooms, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्चार्ज। सो अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, उसको सॉलिड वेस्ट डंपिंग के थ्रू, मतलब दिस इज़ द सोर्स बेसिकली, अर्बन डोमेस्टिक वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट डंपिंग। तो इससे क्या होगा, सरफेस वाटर विल गेट कंटामिनेटेड, हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगी, लो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा, फेकल कॉलीफॉर्म्स विल बी ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, गंगा यमुना पोल्यूशन है एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी याद रखना है ना, कॉलीफॉर्म वगैरह इट विल बी फाउंड देयर। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। सो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट में क्या क्या आएगा, यू विल हैव टैनरीज, है ना, जहाँ पे लेदर बनाते हैं, टेक्सटाइल्स, पेपर, केमिकल्स, माइनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है। सरफेस वाटर में क्या रहेगा, हैवी मेटल्स, हैवी मेटल का ट्रेसेस विल कंटामिनेट द सरफेस वाटर। फिर टॉक्सिक ऑर्गेनिक्स रहेंगे, बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन, ऑल ऑफ दीज विल अकर ड्यू टू दिस, ठीक है, तो ये है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। इसका एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू इस दिस आर मेनामाटा, मेनामाटा इज कॉज्ड ड्यू टू मर्करी, है ना, देन इटाई इज कॉज्ड ड्यू टू कैडमियम, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्मल डिस्चार्ज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज थर्मल पोल्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से हो रहा है ये, है ना, रिफाइनरी, स्टील प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज। इससे क्या होगा, गर्म पानी विल बी लेफ्ट ऑफ इन टू द रिवर्स एंड लेक्स, है ना, सो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, बिकॉज इफ़ यू हीट वाटर अप,
देन डिजॉल्व अमाउंट जो गैसेस होते हैं दे एस्केप, ठीक है। सो इट विल रिड्यूस द डिजॉल्व ऑक्सीजन। थर्मल शॉक हो सकता है, फिश का मोर्टालिटी हो सकता है, ज़्यादा गर्म पानी डाल दिया अंदर तो। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ फिजिकल पोल्यूशन, नॉट केमिकल, ठीक है। देन वी लुक एट माइनिंग एक्टिविटीज़। माइनिंग एक्टिविटीज़ जैसे कोल, क्रोमाइट, यूरेनियम माइनिंग, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इनसे क्या होगा, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बोथ विल गेट कंटामिनेटेड, ठीक है। जैसे एसिड माइन का ड्रेनेज, उससे ग्राउंड वाटर का एसिडिटी मतलब एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। फिर हैवी मेटल्स में गेट लीच्ड इनटू द वाटर, ठीक है। रेडियो न्यूक्लाइड्स, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल एंड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। तो ये क्या होगा, ऑयल टैंकर्स, ऑफशोर ड्रिलिंग, पाइपलाइंस, है ना, ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है तो उससे। सो दिस विल अफेक्ट द मरीन इकोसिस्टम्स। फॉर एग्जांपल ऑयल फिल, ब्लॉक ऑक्सीजन एक्सचेंज, रिड्यूस लाइट, कोरल एंड मैंग्रोव का डैमेज हो जाएगा, बायो एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज विल बी कॉज्ड। देन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये रहेगा सीवेज, सेप्टिक टैंक्स, पुअर सैनिटेशन वाली जगहों पे। इट विल कंटामिनेट द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर। वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी इससे, है ना, लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, डायरिया, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। देन सैलिनिटी, सैलिनिटी और द अमाउंट ऑफ टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, है ना। सो इरिगेशन, रिटर्न फ्लो और इवापोरेशन और वाटर लॉगिंग, इनकी वजह से दिस में बी कॉज्ड, ठीक है। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर विल गेट अफेक्टेड। इससे सॉइल सैलिनाइजेशन होगा, इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल, ठीक है। देन यू हैव रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स लाइक न्यूक्लियर प्लांट्स, है ना, उन सब से यू विल गेट रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव मिनरल्स, न्यूक्लियर प्लांट्स, मेडिकल एंड रिसर्च यूज, ठीक है। दिस विल अगेन इफेक्ट द सर्फेस एंड ग्राउंड वाटर। तो एग्जांपल्स क्या है, स्ट्रॉन्टियम 90, रेडियम 226, ठीक है। ऑल ऑफ दीज विल कॉज जेनेटिक म्यूटेशंस एंड कैंसर, इन सब चीज़ों से ये हो सकता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट से। नेक्स्ट देखते हैं एसिड रेन इंड्यूस्ड पोल्यूशन। सो एग्जांपल्स हैं ये SO2, NO2, ऑल ऑफ दीज फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कंबशन, है ना। एंड सरफेस वाटर से में क्या होगा, दिस सरफेस वाटर विल गेट पोल्यूटेड एंड pH रिडक्शन, मतलब कि एसिडिक बनते जाएगा एंड इट विल डैमेज द एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रॉन्टियम और रेडियम आर द वंस विच जनरली pollute the water surface as well as the groundwater. So how will you remember this? देखो, और रेडियम और स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पानी पीने से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और रेडियम कैसे करोगे, रेडिएशन से रेडियम, ठीक है, कि रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट से या हाँ रेडियो एक्टिव से रेडियम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेडिमेंट और सिल्ट पोल्यूशन। डैम कंस्ट्रक्शन, इरोजन, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, इन सब से होगा, ठीक है, सेडिमेंट और सिल्ट पोल्यूशन। कहाँ कहाँ हो रहा है, रिवर्स एंड रिजर्वॉयर्स में। इट विल इंक्रीज द टर्बिडिटी, फिश का जो गिल्स हैं दैट में बिकम ब्लॉक्ड, है ना, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ की वजह से, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, इनकी वजह से क्या होता है, जो बैलेस्ट वाटर है उसका डिस्चार्ज फ्रॉम शिप्स विल एंटर इनटू डिफरेंट वाटर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो उनमें बैलेस्ट वाटर में देयर विल बी सम, मे बी कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे दूसरे कहीं के सी के, ठीक है। तो दे विल एंटर इनटू अ डिफरेंट इन्वायरमेंट, है ना। और फिर वो एलियन स्पीशीज़ हैं तो इन्वेजिव भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है, और इवन पेट रखने से भी ये सब होता है, ठीक है। सो इट विल कॉज इकोसिस्टम इम्बैलेंस। फॉर एग्जांपल एलियन एल्गे में एंटर सम वाटर। जेब्रा मसल होता है, मसल इज अ सी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक व्हाट इट इज, जेब्रा मसल। सो आप याद रखना, जेब्रा मसल इज अ काइंड ऑफ अ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, ठीक है, zebra mussel. Next है climate change induced pollution stress. So global warming, altered monsoons, glacial melts, all of those also induce
वाटर पोल्यूशन। सो इनका क्या होना लग जाएगा, फ्रेश वाटर सिस्टम्स का इंक्रीज यूट्रोफिकेशन में हैपन, फ्लडिंग, डिक्लाइनिंग वाटर क्वालिटी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज माइट हैपन ड्यू टू दिस, ठीक है। नाउ वाटर पोल्यूशन हेल्थ पाथवेज के बारे में देख लेते हैं। सो पुअर सैनिटेशन होगा अगर, है ना, तो उससे क्या होगा, ये बस डायग्राम दिया, ये हमने वी हैव ऑलरेडी रेड ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इसमें बस नया क्या है लर्न करने का, कि डिजीजेस क्या हो सकते हैं, कॉलरा, टाइफॉइड, वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस, देन मलेरिया, फिलरेसिस, शिस्टोमियासिस, ठीक है, ये मस्कीटोज की वजह से होगा। मलेरिया तो पता है, फिलेरियासिस भी थोड़ा बहुत पता ही होता है, ये इंपॉर्टेंट है, शिस्टोसोमियासिस। देन केमिकल पोल्यूशन आर्सेनिकोसिस से हो रहा है, उससे ये हो रहा है, ठीक है। फिर वाटर एरोसोल्स और डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ वाटर से क्या हो सकता है, लीजियोनेलिसिस और शिस्टोसोमियासिस, ठीक है। तो ऐसे कर लो कि लेग पे डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया गंदे पानी से, ठीक है, डर्टी वाटर, डर्टी या कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, तो उससे लीगियोनेलिस जो भी हो गया, ठीक है, और शिस्टोसोमियासिस भी हो गया। शिस्ट, चेस्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया डर्टी वाटर का, तो उससे शिस्टोसोमियासिस हो गया, ठीक है। देन ये ये ठीक है। शिस्टोसोमियासिस दो जगहों पे दिया है, ठीक है। नाउ वी लुक एट पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट मेजरमेंट्स टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या पॉलिसी, एक तो वाटर एक्ट है 1974 का, एंड हाउ विल यू रिमेंबर इट, इसी के अंडर सीपीसी भी बना था, है ना, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 2 साल बाद आया है ये, ठीक है। देन this is the core legal framework for prevention and control of water pollution. So next है CPCB और SPCB, again इसी के अंडर बने हैं। Then CPCB water quality classification. So ये पता होना चाहिए, this classifies rivers, lakes and coastal waters into classes A to E based upon dissolved oxygen, biological oxygen demand, pH, coliforms etc. to guide the management, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, इट विल बी क्लासिफाइंग वाटर इनटू द फॉलोइंग, है ना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पीएच, कॉलीफॉर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है। सो नाउ वी लुक एट द टेबल गिवन हियर, तो क्या क्या रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, हाँ देखो, क्लास ऑफ वाटर और उसका रिस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज़ देखते हैं। सो क्लास ए जो वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन, ठीक है, उसका भी फिर क्राइटेरिया देखेंगे। फर्स्ट वील जस्ट सी द क्लासिफिकेशंस। फिर क्लास बी वाटर क्या होगा, दिस विल बी फॉर आउटडोर बेदिंग ऑर्गेनाइज्ड। देन क्लास सी विल बी ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है। सो पहले जो ए था वो ड्रिंकिंग वाटर था विदाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, है ना, बट आफ्टर डिसइंफेक्शन दिस विल बी आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, सी वाला। देन डी क्या रहेगा, प्रोपोगेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं। देन ई विल बी इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग, कंट्रोल्ड वेस्ट डिस्पोजल के लिए जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दैट वन, ठीक है। तो इसको कैसे, हाउ विल यू रिमेंबर दिस, देखो ए से मतलब सबसे पहले क्या आता है, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वो हो गया, बट इसमें ट्रीटमेंट नहीं करा है, मेरा सी, सी फॉर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट, है ना, सी से कन्वेंशनल ट्रीटमेंट रहेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, ड्रिंकिंग वाटर सोर्स आफ्टर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड डिसइंफेक्शन, ठीक है, ये हो गया सी से। नेक्स्ट है बी, बी से क्या रहेगा, आउटडोर बेदिंग, बी से बेदिंग, है ना, बी बेदिंग, ठीक है। उसके बाद वील मूव टू डी, डी में क्या रहेगा, वाइल्ड लाइफ, सो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड रहेगा डी, ठीक है। फिर है ई, ई क्या है, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल कूलिंग, तो ई और आई सिमिलर लगते हैं, तो वैसे यू कैन रिमेंबर, ई इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल कूलिंग,
इरिगेशन, कंट्रोल वेस्ट डिस्पोजल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है। ये सब हो गया। नाउ वी लुक एट द क्राइटेरियाज, डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज, है ना। तो ये देखते हैं सबसे पहले, क्लास ऑफ वाटर अगर ए है तो द जो टोटल कॉलिफॉर्म्स ऑर्गेनिज्म है दैट विल बी 50 और लेस, ठीक है। पीएच विल बी बिटवीन 6.5 एंड 8.5। ये ओवरऑल सब में इतना रहता है यूजुअली, है ना। देखो यहाँ पे आउटडोर बेदिंग में भी 6.5 और 8.5 के बीच में होना चाहिए पीएच। फिर ड्रिंकिंग वाटर सोर्स में 6 to 9 हो सकता है, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए भी 6.5 to 8.5, और इंडस्ट्रीज में 6 to 8.5 है, ठीक है। सो बस इन दोनों में पीएच आर स्लाइटली डिफरेंट, बाकी सब में वो है 6.5 to 8.5, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट है कॉलिफॉर्म्स के ऑर्गेनिजम्स। तो ड्रिंकिंग वाटर में तो बहुत ही कम होना चाहिए, नहीं तो यू गेट सिक, है ना। तो 50 और लेस कॉलिफॉर्म्स। आउटडोर बेथिंग के लिए 500 और लेस, ठीक है, क्योंकि वो पी नहीं रहे हैं। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ट्रीटमेंट 5000 और लेस। पता नहीं, ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देन वाइल्ड लाइफ के लिए कितना होना चाहिए दिया ही नहीं है, और इनमें भी नहीं दिया है, ठीक है। बाकी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन 6 मिलीग्राम पर लीटर और मोर होना चाहिए। देन इसमें कितना होना चाहिए, 5 मिलीग्राम पर लीटर और मोर। ड्रिंकिंग वाटर वाल जो इज ट्रीटेड, इसमें 4 मिलीग्राम पर लीटर और मोर। यहाँ पे भी 4 मिलीग्राम पर लीटर और मोर, और वो 4-5 के आसपास चल रहा है, ठीक है। ये याद रखना, 4 to 5 मिलीग्राम पर लीटर शुड बी द डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। तो ये इतना ज़रूरत नहीं है लर्न करने के लिए, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न ऊपर, है ना। यहाँ पे हमने लर्न किया था ये सब कि कितना होना चाहिए। सो डिजॉल्व ऑक्सीजन के लेवल्स, है ना। सो ग्रेटर देन 5 मिलीग्राम पर लीटर विल बी सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ, लेस देन 3 कॉजेज स्ट्रेस। तो हमें पता है 3, 4, 4, 5 के आसपास होना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है बायोकॉम। ये डू नॉट बॉदर विद दिस, जो हमने ओवरऑल लर्न करे हैं ना बीओडी के, वो उसी से काम चला लेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे 5 ppm से कम होना चाहिए, नहीं नहीं होना नहीं चाहिए, मतलब अगर कम है तो वो जो भी है। सीपीसीबी का बेदिंग स्टैंडर्ड क्या है, 3 मिलीग्राम पर लीटर का, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यू रिमेंबर, डोंट बॉदर विद दैट नीचे जो दिए, ठीक है। बस ये ट्राई टू जस्ट रिमेंबर दिस पोर्शन, है ना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट प्रोग्राम, इसको देखते हैं। दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर गंगा रिजुविनेशन थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट, ठीक है, रिवर सरफेस क्लीनिंग एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कंट्रोल, ठीक है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है गंगा को रिजुविनेट करने के लिए। एंड हाउ विल इट बी डन, सीवेज ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, रिवर का जो सरफेस है उसको क्लीन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज विल बी प्रेजेंट इन नमामि गंगा प्रोग्राम, ठीक है। फिर है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर नॉन गंगा रिवर्स, ठीक है। तो इसमें इट विल सपोर्ट एसटीपी, देन सैनिटेशन, कंट्रोल ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। फिर है रिपेरियन बफर्स। रिपेरियन बफर्स क्या रहेगा, रिवर्स के आसपास में बफर एरिया जो होता है, दीज विल बी द वेजिटेटेड strips along river banks. They'll reduce sediments, nutrients and pollutants entering into the rivers, ठीक है। So these are being promoted, है ना। और ये बस याद रखना रहेगा ऊपर के, नमामि गंगे। नमामि गंगे इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम
Whereas National River Conservation Plan is a centrally sponsored scheme. ठीक है, both of these you need to remember properly, है ना, इसको याद रखना रहेगा. सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, नेक्स्ट है रिपेरियन बफर्स हो गया. देन फाइटो रिमीडिएशन, that is the use of plants like water hyacinth to absorb nutrients, toxic substances and some heavy metals from polluted water. ठीक है, it requires control to avoid eutrophication. तो ये याद रखना है, फाइटो रिमीडिएशन. नेक्स्ट है ऑयल स्पिल कंट्रोल की टेक्निक्स. सो दे विल बी यूजिंग मटेरियल्स विच एक्ट लाइक स्पॉन्जेस, और वो ऑयल को पूरा सक नहीं, दे absorb it, है ना. So examples are peat moss, straw, specialized synthetic pads. ठीक है, all of these are being used to absorb oil. जो oil spill हो गया किसी सी या कहीं पे, वहाँ का absorb कर लेते हैं. तो कैसे लर्न करना है, पीट मॉस, अ काइंड ऑफ मॉस. मॉस काफ़ी ऐसे स्पॉन्जी सा होता है, तो वो यूज़ कर रहे हैं. फिर स्ट्रॉ मतलब वही घास टाइप चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज बनाया है सिंथेटिक पैड, वो. Then bioremediation. Bioremediation is the use of microorganisms to degrade biodegradable pollutants. ठीक है, it is ineffective for heavy metals, है ना. heavy metals में it is not very effective. ठीक है, जैसे लेड, कैडमियम, इन सब में बायो रिमीडिएशन वोंट बी इफेक्टिव, बट बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स को इट अच्छे से डिग्रेड कर देगा. ठीक है, और इसमें और कुछ है लर्न करने को नहीं, बस ये याद रखना, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, बिकॉज देर आर एंडलेस नंबर ऑफ रिवर्स इन द कंट्री, है ना. बहुत रिवर्स हैं, तो पूरा ही सेंट्रल सेक्टर नहीं रख सकते. तो इट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, वेर एज नमामि गंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इन सीटू बायो रिमीडिएशन और एक्स सीटू बायो रिमीडिएशन में फ़र्क. ठीक है, इन सीटू मतलब इन द साइट, ऑन द साइट, है ना, ये हो गया. और फिर दूसरा क्या है, एक्स सीटू मतलब बाहर, साइड से बाहर, ऑफ द साइट. ठीक है, और दीज आर द टू. फिर यहाँ पे विल स्टार्ट रीडिंग दिस. इन सीटू बायो रिमीडिएशन में क्या होगा, कंटामिनेटेड सॉइल और वाटर इज ट्रीटेड एट द ओरिजिनल साइट विदाउट एक्सकवेशन और रिमूवल. यहाँ XC2 में क्या होगा, कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर इज एक्सकवेटेड और रिमूव्ड एंड ट्रीटेड समवेयर एल्स. ठीक है, साइट से दूर लेके जाके यहाँ पे इट इज़ ट्रीटेड एट द ओरिजिनल साइट. फिर बायोवेंटिंग. बायोवेंटिंग क्या होगा, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स विल बी सप्लाइड टू द सॉइल टू स्टिमुलेट नेटिव एरोबिक बैक्टीरिया. ठीक है, बायोवेंटिंग के एयर वगैरह को वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, फिर लैंड फार्मिंग में क्या होगा, एक्सकवेटेड सॉइल विल बी स्प्रेड एंड टिल्ड टू एनहांस एरोबिक माइक्रोबियल डिग्रेडेशन. तो XC2S वहाँ से हटा के कर रहे हैं ना काम. तो ये दोनों में फ़र्क है. बायोवेंटिंग में वहीं पे उधर ही न्यूट्रिएंट्स एंड एयर विल बी सप्लाइड, वेराज लैंड फार्मिंग में पूरा सॉइल को लेके जाएंगे कहीं और पे, है ना, वहाँ पे दे स्प्रेड द सॉइल और टिलिंग करेंगे उसकी. ठीक है, सो दीज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. फिर बायोस्पार्जिंग. बायोस्पार्जिंग में क्या करेंगे, एयर विल बी इंजेक्टेड बिलो द वाटर टेबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना. एंड इन दिस केस, एंड ऑल्सो क्लीन द ग्राउंड वाटर. बायो रिएक्टर में क्या होगा, इसमें रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल polluted soil, sludge और water will be treated in controlled और engineered systems. ठीक है, तो बायो रिएक्टर्स इसको याद रखते हैं. polluted soil, sludge, water is treated in controlled engineered systems, है ना. बायो रिएक्टर, रिएक्टर में लेकर. बायोस्पार्जिंग में एयर इज बीइंग, एयर बायोस्पार एयर, है ना, तो एयर इज बीइंग इंजेक्टेड बिलो वाटर टेबल. ठीक है, ठीक है, यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं पानी का, जो भी पोल्यूटेड जो भी चीज़ है उनका, किसी कंट्रोल सिस्टम में. ठीक है, नाउ वी लुक एट बायो ऑगमेंटेशन. सो
सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एडेड टू एक्सेलरेट पोल्यूटेंट ब्रेकडाउन, है ना। तो ये होगा बायो ऑगमेंटेशन के, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सेलेक्ट करेंगे एंड दे विल हेल्प टू एक्सेलरेट द ब्रेकडाउन ऑफ पोल्यूटेंट्स। वेराज कंपोस्टिंग में क्या होगा, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स विल डिग्रेड इनटू स्टेबल कंपोस्ट बाय माइक्रोब्स, ठीक है। सो बायो ऑगमेंटेशन में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ऑगमेंटेशन मीन्स एडिंग, वेरस कंपोस्टिंग में क्या कर रहे हैं, अलग से कंपोस्ट बनाया रहता है ना, कि अलग से वर्मी कंपोस्टिंग हो रही है किसी सॉइल में, ठीक है। सो इट इज़ XC2। देन इफ़ यू ऐड कंपोस्ट देन इट विल बिकम NC2 के, कहीं पे जाके ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल जैपर एंड ऑयली वोरस। सो Terry has developed, the Energy Research Institute of India has developed microbial consortia for oil spills, इको फ्रेंडली रेसिड्यू फ्री रहते हैं ये ऑयल जैपर, मतलब इको फ्रेंडली और रेसिड्यू फ्री मैनर में दे विल बी डीलिंग विद ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स हैं, ऑयल जैपर बोलते हैं और ऑयली वोरस बोलते हैं इनको, ठीक है। सो दे हेल्प इन कम्बैटिंग ऑयल स्पिल्स, ठीक है। फिर XC2 में क्या लिखा है, इसमें क्या करेंगे, जहाँ ऑयल स्पिल हुआ है उस पूरा जो पानी और ऑयल का मिक्सचर है उसको दे विल टेक इट समवेयर एल्स, है ना। सो इट इज़ फास्टर, मोर कंट्रोल ट्रीटमेंट कैन बी डन बट इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड इट विल डिस्टर्ब द साइट, ठीक है। सो ये है, बस अभी इसमें देखो बायो वेंटिंग मतलब वेंट बना दिया, नीचे जाके हवा जा रही है, ठीक है। लैंड फार्मिंग में कि ऐसे सॉइल उठा के ले गए कहीं और ही ले गए, ठीक है। फिर बायो स्पार्जिंग मतलब एयर ऐड कर रहे हैं, एयर इज इंजेक्टेड बिलो द वाटर टेबल इनटू ग्राउंड वाटर, ठीक है। बायो वेंटिंग इज डन फॉर सॉइल वेयर एज दिस इज डन फॉर ग्राउंड वाटर। बायो रिएक्टर में क्या करेंगे कि जो भी पोल्यूटेड सॉइल है या वाटर है उसको लेके जाएंगे, इट विल बी टेकन इनटू रिएक्टर्स, ठीक है। सो दैट इज XC2। फिर बायो ऑगमेंटेशन में दे विल बी एडिंग सम स्टफ टू द एग्जिस्टिंग जो भी सॉइल है ना। वेराज बायो कंपोस्टिंग में नहीं, ओनली कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग में यू आर ऑर्गेनिक contaminants are degraded into stable compost by microbes। तो ऐसे होता है ना, हम लोग कंपोस्ट पिट बनाते हैं उसमें वो कुछ भी कचरा डालते रहो, किचन वेस्ट, है ना, एंड देन इट बिकम्स कंपोस्ट ओवर टाइम, ठीक है। तो उसकी बात हो रही है। सो नेक्स्ट वी लुक एट मरीन पोल्यूशन। Marine pollution refers to the introduction of harmful substances or energy into ocean and coastal waters, ठीक है। It will harm the marine ecosystems, human health and coastal livelihoods, ये सब को harm करेगा marine pollution, ठीक है। Next, हाँ, ये हो गया marine pollution। Now we look at the major forms of marine pollution. So we have nutrient pollution, you have chemical pollution, and plastic pollution, ठीक है। सो दीज आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ मरीन पोल्यूशन, ठीक है। इनको देखते हैं। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में क्या होगा कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आर एडेड इनटू द वाटर, सो उससे यूट्रिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, है ना। डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट विल रिड्यूस, ठीक है, ये सब। फिर हाइपोक्सिया वगैरह। सो एग्रीकल्चरल सोर्सेज वही एग्रीकल्चरल रन ऑफ सीवेज, ये सब डिस्चार्जेस। इफेक्ट है यूट्रोफिकेशन और डिजॉल्व ऑक्सीजन डिप्लीशन, ठीक है। केमिकल पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों से हो रहा है ना। और इससे क्या होगा, टॉक्सिसिटी, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। प्लास्टिक पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स, मैक्रोप्लास्टिक्स, ये सब चीज़ों से इफेक्ट है। दे विल बी वेरी परसिस्टेंट, ये परसिस्टेंट होते हैं काफ़ी, सो लॉन्ग टर्म परसिस्टेंस इन ओशंस एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स माइट इंजेस्ट देम, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में है। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक एक्यूमुलेशन बिटवीन हवाई एंड कैलिफोर्निया, ठीक है। इट इज़ डोमिनेटेड बाय पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन एंड गोस्ट फिशिंग गियर, ठीक है, ये पता होना चाहिए। पॉलीथीन होता है एक, तो हमें पता है, पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन और घोस्ट फिशिंग गियर काफ़ी है यहाँ पे। Then microbeads are a type of primary microplastic that are
लेस दैन 5 mm in size. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कोस्टल इरोजन. कोस्टल इरोजन क्या है? लॉस्ट ऑफ कोस्टल लैंड ओवर टाइम, है ना. इससे क्या होता है, देखो सी लेवल कॉजेज क्या है इसके, सी लेवल राइज, सैंड माइनिंग, है ना, सी वॉल्स डिस्टरप्टिंग द सेडिमेंट फ्लो, मैंग्रोव लॉस, साइक्लोन्स, एल नीनो. अच्छा, एल नीनो इज ऑल्सो रीजन फॉर कोस्टल इरोजन, सो डू रिमेंबर दिस. ठीक है, एल नीनो. नाउ इंडिया का क्या है, एनसीसीआर डेटा क्या, they are taken from 1990 to 2018. नियरली 33.6% इरोडिंग हो चुका है, 26.9% एक्रेटिंग, 40% इज स्टेबल. ठीक है, वर्स्ट इफेक्टेड क्या है, वेस्ट बंगाल वाला रीजन. ठीक है, तो ये वेट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक. एनसीसीआर, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, है ना, एनसीसीआर इसको बोलते हैं. उसका जो डेटा है, एनसीसीआर का डेटा, अकॉर्डिंग टू दैट नियरली 34% इज बीइंग इरोडेड. ठीक है, बाकी 27% का एक्रेशन हो रहा है. 33% मतलब 1/3, 33.3 है ना, 1/3 हैज़ बीन इरोडेड, हमारे कोस्टल इरोजन हो गया है. ठीक है, 40% इज स्टेबल, 1/3 हैज़ बीन इरोडेड, 40% इज स्टिल देयर स्टेबल, बाकी एक्रेशन वगैरह हो रहा है. 25% दैट इज 1/4 का एक्रेशन, है ना. इसको देखती हूँ, एक्रेशन हुई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल. ठीक है, नाउ बर्स्ट इफेक्टेड क्या है वो याद रखना पड़ेगा हमको, वेस्ट बंगाल. ठीक है, वेस्ट बंगाल इज बर्स्ट इफेक्टेड, फॉलोड बाय केरला. ये सब नहीं जरूरत लिखने का, है ना. ये आपको पता होना चाहिए कि 60% हैज़ बीन इरोडेड इन वेस्ट बंगाल. ठीक है, सो दैट इज़ अ लॉट. देन उसके बाद में आ जाएगा तमिलनाडु, है ना. 60% यहाँ पे हो गया, तमिलनाडु का 45% और सो, नहीं केरला, केरला का, फिर तमिलनाडु का 40% और सो. ठीक है, बस इतना दो याद रखो आप, वेस्ट बंगाल, केरला और इनफैक्ट तमिलनाडु एज वेल. ठीक है, तो 60% इज़ अ लॉट, है ना. फिर 45 मतलब 46 और 42. नेक्स्ट है ग्लोबल लिंक, क्या है, आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पे भी काफ़ी कोस्टल इरोजन हो रहा है, एंड permafrost is also melting due to climate change. ठीक है, सो इट हैज़ रिड्यूस्ड द CO2 का सिंकिंग, जो सिंक कैपेसिटी है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक है ये एरिया, सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड. ठीक है, नाउ वी लुक एट मरीन पोल्यूशन कंट्रोल एंड सोल्यूशंस. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ICGS समुद्र प्रताप. इसका फुल फॉर्म क्या है, ICGS समुद्र प्रताप का, इट इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप. ठीक है ना. तो इसमें क्या रहेगा, दिस इज़ एन इंडिजिनियस पोल्यूशन कंट्रोल वेसल बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड. ठीक है, एंड इट डिटेक्ट्स ऑयल स्पिल्स, कंटेनमेंट एंड रिकवरी अक्रॉस इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड बियॉन्ड. ठीक है, तो ये याद रखना है, ICGS समुद्र प्रताप. देन वी हैव मिष्टी एंड सम अदर मेजर्स एज वेल. तो इसको लर्न करते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, इंडिजीनियस वेसल है, पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. ठीक है, तो CG है ना इसमें, जी कोस्ट गार्ड, गार्ड से आप कर लो गोवा. ठीक है, बस इतना ही याद रखना है इसमें, दो चीज़ें. देन मिष्टी, मिष्टी है 2023 का. मिष्टी वॉज a scheme launched by Ministry of Environment, Forests and Climate Change. ठीक है, it expands mangroves on coastlines and salt pan lands. It is linked to Mangrove Alliance for Climate,
and focuses on areas like Sundarban, Hooghly estuary, ये सब जगहों पे. It is implemented via ये MG नरेगा स्कीम एंड कैंपा, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन वाला जो है. ठीक है. सो इसको लर्न कैसे करेंगे? मिष्टी, है ना. आप मिष्टी साउंड्स लाइक अ बंगाली वर्ड, है ना. तो बंगाल में क्या है सबसे ज़्यादा चीज़? सुंदरबन, मतलब मैनग्रोव्स हैं. ठीक है. तो मैनग्रोव का रिस्टोरेशन का है ये मिष्टी स्कीम. ठीक है. मीठा, मैनग्रोव्स आर वेरी नाइस बिकॉज मीठा होता है, मतलब कुछ भी अच्छा होता है तो उसको हम मीठा बोलते हैं ना, है ना. तो मैनग्रोव्स आर वेरी नाइस फॉर द इन्वायरमेंट, सो देयरफॉर दे आर स्वीट. ठीक है. तो उसको रिस्टोर करने के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, COP27 इसके अंडर आएगा. ठीक है. MAC, मैक. सो हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर्स? और ये भी COP27 ये हमने शायद लर्न करा है पहले, है ना. तो इसको वही मैनग्रोव है, तो मैनग्रोव में क्या है? 7 एम को इफ़ यू जस्ट इन्वर्ट इट एंड राइट तो ऐसे हो जाएगा, दैट मीन्स 2 sevens, तो दैट कैन बी रिटन एज 27. ठीक है. तो ये हो गया COP27. ठीक है. नाउ वी लुक एट सम अदर मेजर्स एज वेल. सो वी हैव हार्ड लाइन मैपिंग, है ना. हार्ड हजार्ड लाइन मैपिंग है, हार्ड लाइन नहीं, हजार्ड लाइन मैपिंग. देन कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन ऑफ 2019. Then National Coastal Protection Strategy, Flood and Anti-Sea Erosion Schemes, Coastal Monitoring and Information System CMIS. Then geotubes होते हैं, फिर स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर 3.0. ठीक है. These are the various measures which have been taken. ठीक है. Now we look at plastic pollution. Plastic pollution refers to the accumulation of plastic waste in the environment, है ना, ड्यू टू इट्स ड्यूरेबिलिटी, इम्प्रॉपर डिस्पोजल, ये सब. ठीक है. एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट को बोलेंगे. नाउ हमने ऊपर क्वेश्चन कर लिया था वैसे तो, लेट मी जस्ट चेक. हाँ, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो वही आगे ही पढ़ते हैं. सो वील डू दीज क्वेश्चन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरी. ठीक है. सो यहाँ पे हाँ, वील स्टार्ट विद दिस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक डेब्री एंड रेजिन कोड्स. ठीक है. इसमें देखो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पूरा नहीं, थोड़ा हल्का हल्का पता होना चाहिए. ठीक है. इनको देखते हैं. सबसे पहले पार्ट 1 प्लास्टिक डेब्रीज, उनको देख रहे हैं हम लोग, है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेगा प्लास्टिक्स, देन माइक्रो प्लास्टिक, फिर मीज़ो, माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स. ठीक है. तो माइक्रो प्लास्टिक इज़ अ टर्म विच इज़ वेरी कॉमनली देयर इन न्यूज़ कि माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी हो रही है ना. तो उनको देखते हैं. मेगा मतलब मेगा बड़ा, फिर मैक्रो. तो मेगा विल बी मोर देन 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है. इसको में ही लर्न कर लेते हैं. सो देखो सेंटीमीटर में मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज हमको पता है ना वो स्केल जो होता था हमारा बचपन में, दैट यूज टू बी अराउंड 15 सेंटीमीटर्स और सो, जो छोटा सा प्लास्टिक का होता था, है ना. सो यू विल गेट एन आइडिया इजीली कि कितने की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो माइक्रो प्लास्टिक कितना? 20 से ज़्यादा, मतलब कि 2 सेंटीमीटर्स और मोर. ठीक है. देन ये जैसे कि बनाया हम द कैप ऑफ अ बॉटल. ठीक है. दैट विल बी अ माइक्रो प्लास्टिक. देन यू हैव मीजो प्लास्टिक, दैट इज़ फ्रॉम 5 to 20 मतलब 2 सेंटीमीटर से थोड़ा कम, है ना, 0.5 सेंटीमीटर्स के आसपास. ठीक है. तो ये छोटा चीज़ें रहेंगी. और फिर उससे भी छोटा रहेगा माइक्रो प्लास्टिक, दैट इज़ लेस देन 5 mm. ठीक है. और फिर बहुत ही छोटा चलेगा अगर हम, दैट विल बी नैनो प्लास्टिक, दैट विल बी इन नैनोमीटर्स ओनली. ठीक है. 1 to 1000 नैनोमीटर्स. ठीक है. तो बस इतना पता होना चाहिए हमको. नैनो प्लास्टिक वाला इतना लिखेगा नहीं अपने को, है ना. मेगा 100. सो क्या क्या है, ये 5 का टेबल चल रहा है, सपोज आप ऐसे इमेजिन करिए. 5 4 20, फिर 25 100. ठीक है. दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस. 100, 20,
और 5 ये है, और नैनोमीटर्स अलग ही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है पार्ट 2, रेजिन कोड्स एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इनके बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए। कोड एज सच आई डाउट इफ दे आस्क इन द एग्जामिनेशन, पूछ रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो बस नाम देख लेते हैं इनके। So first of all you have PETE, that is polyethylene terephthalate। ठीक है, ये प्लास्टिक बॉटल वगैरह इसमें बनती है। पेट पेट बॉटल बोलते हैं ना, प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह। देन प्रॉपर्टीज़ है क्लियर, स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट एंड इट इज़ रिसाइक्लेबल। ठीक है, पेट बॉटल जो बोलते हैं हम लोग, पॉलीथाइलिन टेरिफ्थैलेट। देन वी हैव HDPE, दैट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, है ना। सो ज़्यादातर जगहों पे पॉलीथाइलिन मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे ये मिल्क कंटेनर्स, क्लीनिंग एजेंट्स, शैम्पू, ये जो बॉटल्स होती है ना, दे आर नॉट वेरी क्लियर। ये वाली प्लास्टिक बॉटल जो पानी वाली होती हैं, क्लियर बॉटल्स होती हैं, है ना। सो ये जो जैसे लाइजोल की बॉटल देखोगे आप, है ना, इट इज़ नॉट क्लियर। वो HPE की बना है, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन के बना है। ठीक है, इट विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टिफ, हार्ड बेयरिंग, hard to break down, and it is also widely recycled। ठीक है, देन यू हैव पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, है ना। PVC की पाइप्स आती हैं, है ना। सो वाटर पाइप्स, वही PVC की पाइप्स, विनाइल फ्लोरिंग, केबल इंसुलेशन में यूज़ होता है, रूफिंग मटेरियल में। ठीक है, सो दिस इज रिजिड और सॉफ्ट विद प्लास्टिसाइजर्स एंड यूज इन कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर एंड इवन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर दैट मैटर। ठीक है, इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू रिसाइकल, दिस यू नीड टू रिमेंबर कि PVC की जो चीज़ें हैं, PVC पाइप वगैरह है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल। ठीक है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स आर लिमिटेड, जो भी। नेक्स्ट है LDPE, दैट इज़ लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन, है ना। तो इसमें क्या हो रहा होगा, प्लास्टिक बैग्स, क्लिंग रैप, फ्लेक्सिबल कंटेनर्स, फिल्म पैकेजिंग, ये सब में लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन विल बी यूज्ड। ठीक है, सो दीज आर फ्लेक्सिबल, रेजिलियंट, लाइट वेट, है ना। दे फेल अंडर हाई मैकेनिकल और थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, सो दे आर नॉट, मतलब ये इनको नहीं रिसाइकिल करते प्लास्टिक बैग वगैरह को, है ना। लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, और बस इतना पता होना चाहिए। नॉट रिसाइकल्ड। देन पॉलीप्रोपाइलिन, ये हमारा जो कैप होता है, लिड होते हैं कंटेनर्स के, है ना, वो पॉलीप्रोपाइलिन का बना रहेगा। ऑटोमोटिव के पार्ट्स, है ना, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स। देन मेडिकल डिवाइसेस, दीज आर वेरी टफ एंड रेजिस्टेंट एंड दे हैव एन इफेक्टिव बैरियर। ठीक है, दे आर ऑफन रिसाइक्लेबल। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि दे आर ऑफन रिसाइक्लेबल, है ना। पॉलीप्रोपाइलिन मतलब कि इसको लर्न कैसे करेंगे? बाकी तो हमने देखा है पॉलीथाइलिन था ज़्यादातर, और एक PVC तो पता ही होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीप्रोपाइलिन हमको लर्न करना है ऑटोमोटिव पार्ट से लिंक करके। सो इसको ऐसे कर लो कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़। पॉलीप्रोपा मतलब बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं, पता ही है हमको, ऑटोमोटिव्स के पास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, वैसे यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन ये फूड कंटेनर्स वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, सो these are lightweight and structurally weak, and again this is also not recycled। ठीक है, स्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। सो इसको ऐसे लर्न कर लो कि स्टाइलिश जो कंटेनर्स होते हैं ना फूड के लिए, स्टाइलिश फूड कंटेनर्स करके लर्न कर लो, फूड कंटेनर्स। ठीक है, स्टाइलिश फूड कंटेनर्स हो गया। नेक्स्ट है अदर प्लास्टिक्स। ठीक है, सो इनका यूजेस क्या है, वाटर कूलर के जग्स बनाने के लिए, बेबी बॉटल्स, स्पेशलाइज्ड ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर डाइवर्स इन नेचर विद वेरियस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द वंस, और इनका वैसे ये सिंपल ही है लर्न करना, मेरे को लगा था मुश्किल होगा। देखो, PETE, दैट इज़ पॉलीथाइलिन टेरिफ्थैलेट, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन, देन पॉलीप्रोपाइलिन, फिर पॉलीस्टाइरीन, और फिर अदर्स। ठीक है,
ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट प्लास्टिक एडिटिव्स एंड हजार्डस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वी हैव बिस्फेनॉल ए, दिस इज़ एन एडिटिव इन प्लास्टिक्स, ठीक है। फिर बिस्फेनॉल ए है, फिर थैलेट्स हैं, फिर रेपिटेड यूज़ और हीटिंग के लिए भी कुछ है, वो बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है, वो देखते हैं। जो बिस्फेनॉल ए है, इट इज़ यूज्ड इन फूड कंटेनर्स, बॉटल लाइनिंग्स, वही फूड की चीज़ों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इट इज़ एन एंडोक्राइन डिसरप्टर, ठीक है। उससे ये सब प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, इनफर्टिलिटी, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, ठीक है। नाम ये तो आप डिसऑर्डर्स का नाम नहीं याद रखना, बिकॉज वहाँ पे बोलेगा कि इससे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हाँ होता होगा, ठीक है। तो करेक्ट, मार्क इट करेक्ट, ठीक है। इसमें बस यू नीड टू रिमेंबर दिस, एंडोक्राइन डिसरप्टर, वो स्टेरोजन होता है, उसको मिमिक करता है, सो इट इज़ अ डिसरप्टर ऑफ एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम को डिसरप्ट कर देगा पूरा, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम किससे रिलेटेड होता है, लेट मी जस्ट चेक। एंडोक्राइन सिस्टम वही हार्मोनल सिस्टम को डिसरप्ट कर देगा ये, ठीक है। तो एंडोक्राइन मतलब कि हार्मोनल सिस्टम। देन थैलेट्स, थैलेट्स को देखते हैं, यहाँ क्या रहेगा, प्लास्टिक सॉफ्टनर्स इन पीवीसी, है ना, दीज आर नोन एज थैलेट्स, ठीक है। जैसे टॉयज़ वगैरह में, सो दैट दे आर वेरी सॉफ्ट, इवन मेडिकल डिवाइसेस में, है ना, इन सब में प्लास्टिक सॉफ्टनर्स आर यूज्ड विच आर नोन एज थैलेट्स, ठीक है। तो इसको लर्न कैसे करेंगे, सॉफ्ट करने के लिए, तो ऐसे लर्न कर लो कि इसको ऐसे मार भी दिया, लेग पे लात पे मारा तो यू वोंट गेट हॉट, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी सॉफ्ट, ठीक है। तो दीज आर प्लास्टिक सॉफ्टनर्स, और इससे क्या होगा, रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल टॉक्सिसिटी होने लग जाता है, ठीक है, एंड दे लीच अंडर हीट एंड वेयर, ठीक है। तो ये लीचिंग होने लग जाता है इसका, ऐसे मेडिकल डिवाइस अपने अगर कोई पहना है बहुत टाइम तक, सो इट विल गेट लीच्ड इनटू द बॉडी, मे बी, है ना, शायद ऐसा कुछ होता होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। और इससे वो ये सब प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी लिखा होगा उसको बोलना हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है इससे, ठीक है। देन रेपिटेड रीयूज़ और हीटिंग, अगर रेपिटेड रीयूज़ और हीटिंग करा किसी भी हमने प्लास्टिक मटेरियल को, then what will happen, then there's an accelerated release of by bisphenol A and phthalates, ठीक है, और इससे फिर ज़्यादा हार्मोनल एक्सपोजर होगा, ठीक है। देन यू हैव मेजर सोर्सेज ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, क्या है ये पता है हमको, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, देन अबैंडन फिशिंग गेयर, है ना, देन रिवरीन इनपुट्स मतलब कि माइक्रो प्लास्टिक, फूड पैकेजिंग एंड कंटेनर्स, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, ठीक है, दिस इज़ अ मेजर सोर्स। टायर वियर, जो टायर वियर आउट हो जाता है ना, तो क्या होता है इसमें, टायर वियर आउट होता है तो हमें लगता है कि क्या टायर तो उतना बड़ा है, नहीं, उसका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द टायर, है ना, दे कीप गेटिंग worn out when the tire moves on the road, है ना, एंड फिर वो फैल जाता है पूरे इन्वायरमेंट में, ठीक है, सैंड की जैसे, ठीक है। देन लिटर आइटम्स, सिगरेट बट्स और ये सब च्युइंग गम, ये सब चीज़ें। देन इम्पैक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन हेल्थ पे वही एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, कार्सिनोजेनिक डाइऑक्सिन्स भी हैं, फिर फूड चेन में बायो एक्यूमुलेशन मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मरीन इकोसिस्टम में वही इंजेशन हो जाएगा, दे में गेट एंटेंगल्ड इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, पूरा गार्बेज है तो उसमें कोई हमारा फिश वगैरह जाके इंटेंगल हो सकता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस कैन हैपन। देन प्लास्टिक पोल्यूशन के कंट्रोल मेजर्स क्या लिए हैं इंडिया में, ठीक है, वी लुक एट दोज। So first of all we have the plastic waste management rules of 2016, ठीक है। Then plastic waste management rules of 2025, फिर global measures to control plastic pollution, ठीक है, ये सब।
So we'll start with plastic waste management rules of 2016. This is applicable to urban and rural areas, and it introduced the extended producer responsibility for प्रोड्यूसर्स इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल यू हैव जैसे उन्होंने प्रोड्यूस करा है, एक मोबाइल प्रोड्यूस करा है, ठीक है, तो इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स। ठीक है, सो दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वंस द लाइफ टाइम ऑफ दैट प्लास्टिक फ़ोन इज़ ओवर, सो दे हैव टू इंश्योर कि वो उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है या रिसाइकल हो रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस के लिए है? पीआईबीओ के लिए, प्रोड्यूसर्स, इम्पोर्टर्स एंड ब्रांड ओनर्स के लिए। ठीक है, सो मैंडेटरी कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल। सोर्स सेग्रीगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सोर्स पे सेग्रीगेट हो जाए। मिनिमम कैरी बैग थिकनेस कितना होता है? 120 माइक्रोन्स। ठीक है, दिस यू शुड नो। सीपीसीबी का रजिस्ट्रेशन एंड एनुअल रिटर्न्स इज मैंडेटरी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में 2025 के जो हैं। इट स्ट्रेंथन्स ईपीआर compliance and accountability, डिजिटल ट्रेसिबिलिटी इंश्योर करता है वाया बार कोड। ठीक है, क्यूआर कोड और ईपीआर पोर्टल्स, फिर इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें हो रही हैं। ठीक है, बस इसमें आप ये याद रखना कि डिजिटल ट्रेसिबिलिटी वाया बार कोड्स इज बीइंग इन्फोर्स्ड। ठीक है, देन रिसाइकलिंग टारगेट्स भी दिए हैं, क्वांटिटेटिव रीयूज़ के भी टारगेट्स दिए हैं। ठीक है, सो 30 to 60% फॉर रिजिड प्लास्टिक्स के इतना शुड बी एटलीस्ट रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। ठीक है, तो ये सब टारगेट्स आर बीइंग गिवन अंडर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, ईयर याद रखना पड़ेगा इनका 2016, ये भी याद रखना है 2025, दिस इज़ द सेकेंड अमेंडमेंट, है ना। तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट बिकॉज ये थोड़ा न्यू आ गया ना, करंट अफेयर्स में आ रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर्स? 2016 मतलब प्लास्टिक का पीक हो, इफ़ यू इन्वर्ट इट एंड राइट देन 6 बन जाएगा, तो 2016 में ही आया था। देन 9 years later in 2025 वी हैव दिस अगेन। ठीक है, और इसमें ये याद रखना बस आप, ये एक तो ये बार कोड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं ट्रेस करने के लिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटेटिव रीयूज़ एंड रिसाइकलिंग टारगेट्स। ठीक है, देन ग्लोबल मेजर्स टू कंट्रोल प्लास्टिक पोल्यूशन क्या क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली रेजोल्यूशन ऑन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, यूएनईए का एक रेजोल्यूशन है टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, वो। देन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, आईएनसी बोलते हैं उसको, इनके ऑनगोइंग नेगोशिएशंस फॉर अ लीगली बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटीज। ठीक है, और यहाँ इसमें पहले क्या, ये पीआईबीओ लर्न करने की चीज़ थी, है ना। प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स, ब्रांड ओनर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों में एप्लीकेबल है ना। और ये आप याद रखना, वहाँ पे बताओ सवाल में बोल देंगे कि इज़ इट मैंडेटरी और नॉट, और हमें लगेगा कि यार ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, मैंडेटरी तो नहीं होगा, बट मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड इन्वायरमेंटली साउंड डिस्पोजल। ठीक है, सोर्स सेग्रीगेशन इज कंपल्सरी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मिनिमम कैरी बैग थिकनेस कितना होना चाहिए? 120 माइक्रोन का, है ना। ये सब एनुअल रिटर्न एवरीथिंग इज मैंडेटरी। यहाँ जब पोल्यूशन की बात आ रही है मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, सो मैंडेटरी रहेगा, नॉट नथिंग एक्सट्रीम। ठीक है, ये ग्लोबल मेजर्स टू कंट्रोल पॉल्यूशन में कैसे लर्न करना है हमको? एक तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, ये नॉर्मली है, इसमें उन्होंने कुछ भी रेजोल्यूशन दिया है कि एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ये बिल्कुल फालतू चीज़ है। ठीक है, देन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी, तो वो भी नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट वी लुक एट अदर केमिकल्स ऑफ कंसर्न, है ना। सो अदर केमिकल्स ऑफ कंसर्न का पढ़ने से पहले वील जस्ट डू द क्वेश्चंस व्हिच वी आर लेफ्ट अबव। कहाँ पे है ये वाले, छोड़े ना, ये देख लेते हैं। So consider the following statements. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. हाँ ठीक है, होंगे।
This is a generic statement, so this is correct. Then many chewing gums contain plastic as gum base. This could also be correct. So the answer should be both. They are both of them are correct, and statement two explains one. Okay, this is a simple question. Next, bisphenol A. BPA, a cause of concern, is a structural or key component in the manufacture of which of the following kinds of plastics? तो बीपीए किस में डालते हैं? लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन में नहीं, उसमें नहीं रहेगा। इसमें हमने लर्न किया था कि फूड वाले में रहेगा। फूड के लिए क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग? पॉलीइथाइलिन स्टायरीन, है ना? तो वो तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। फिर पी पेट बॉटल्स जो होती हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग फूड, है ना? पेट बॉटल्स, पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब का। सो दिस विल बी द आंसर। दिस शुड हैव बीन द आंसर, पर क्या आंसर क्या दिया है? पॉलीकार्बोनेट दिया है। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है ना कि पॉलीकार्बोनेट में रहता है। चलो ठीक है, इसको लर्न कर लेंगे हम लोग कि इट इज़ प्रेजेंट इन पॉलीकार्बोनेट्स में, इनको ऐड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द आंसर फॉर दिस। पॉलीकार्बोनेट्स में बिस्फेनॉल ए इज़ बीइंग एडेड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज़ देयर अ कंसर्न, great concern about microbeads that are released into the environment? So yeah, they are harmful for the marine ecosystem. So फिश वगैरह खा लेते हैं गलती से, ठीक है, और वो पूरा कंटामिनेट कर देंगे, पूरा अ, पूरा सी ओशन में फैल जाएगा माइक्रोबीड्स। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट, सो दैट इज़ वाई दे आर वेरी डेंजरस। नाउ अदर केमिकल्स ऑफ कंसर्न स्टार्ट करते हैं। सो अदर केमिकल्स ऑफ कंसर्न देखते हैं। अदर केमिकल्स ऑफ कंसर्न इंक्लूड हाईली परसिस्टेंट एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, that originate from industrial, agricultural and energy related activities. ठीक है, ये सब can read. um, we'll do this question after we have completed the theory. So क्या है? जैसे chemicals, उनका description और key impacts। ठीक है, so first of all we have forever chemicals। ठीक है, इनका नाम क्या रहता है? पर फ्लोरो अल्कलाइल एंड पर फ्लोरो अल्काइल सब्सटेंसेस। ठीक है, PFAS बोलते हैं। दीज आर नोन एज forever chemicals। ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड भी होता है। So these names are very important, है ना? perfluoroalkyl and perfluoroalkyl substances और trifluoroacetic acid। ठीक है, all of these you need to know about properly, है ना? How will you remember कि इनको forever बोलते हैं? इसमें देखो forever F से है, फ्लोरो भी F से है। ठीक है, that way you can remember it, है ना? और फिर उसमें perfluoroalkyl PFA, PFAs रहते हैं सारे, है ना? तीनों, ऑल ऑफ देम विल बी PFA। और ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड भी है। पर फ्लोरो या पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस, और उसकी जगह पर पॉली और एक ट्राई भी है, TFA भी है। ट्राईफ्लोरो और ये एसिटिक एसिड है, एल्काइल नहीं है। ठीक है, सो ट्राई टू रिमेंबर दिस। हाउ विल यू रिमेंबर? वी फॉर एवर फ्लोरो, उससे हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिस्क्रिप्शन एंड सोर्सेज देख लेते हैं। दीज आर हाईली persistent and not easily degraded, that is why they are known as forever chemicals। सिंथेटिक केमिकल्स हैं या फायर फाइटिंग के फॉर्म में यूज़ करेंगे, नॉन स्टिक कोटिंग में यूज़ हो जाएगा ये, है ना? देन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, फूड पैकेजिंग में भी यूज़ होता है। वाइडली प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर, फूड। ठीक है, की इम्पैक्ट्स क्या है? एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, कार्सिनोजेनिक, इम्यून एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी, लॉन्ग टर्म वाटर एंड सॉइल। ये सब नॉर्मल चीज़ें, हमें पता होता है ये सब, है ना? सो डू नॉट बॉदर विद दिस। नेक्स्ट है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। ठीक है, इनको देख लेते हैं। सो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या रहेंगे? दीज विल बी लॉन्ग लिव्ड टॉक्सिक केमिकल्स originating from pesticides like DDT, HCH, यहाँ सबसे they will be originating, एंड इंडस्ट्रियल फ्रूट्स जैसे PCBs होते हैं उससे भी। ठीक है, एग्जाम्पल है UV328 विच इज़ अ प्लास्टिक एडिटिव, it is restricted। Then we have dechlorine plus, that is a flame retardant which is again restricted। ठीक है, dechlorine plus और U328। सो लॉन्ग लिव्ड, POP क्या है? लॉन्ग लिव्ड टॉक्सिक केमिकल्स which are originating from pesticides and industrial fluids as well।
ठीक है। उम, इसका नाम एग्ज़ाम्पल्स लर्न कर लेना, दे में आस्क कि ये क्या किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है। UV328 और डीक्लोरिन प्लस, है ना? तो यूवी से परसिस्टेंट कैसे लर्न करोगे? देखो ऑर्गेनिक है मतलब कार्बन का कोई कंपाउंड होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? और यूवी, बस इसको ऐसे 2 बार लर्न कर, ये पढ़ के लर्न होगा, और आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी अदर वे, ठीक है? UV328 यूवी आप लर्न कर लो कि यूवी रेज़ आर आल्सो वेरी परसिस्टेंट, ठीक है? एंड दे आर गुड फॉर द ऑर्गेनिक लाइफ, गुड नहीं बैड फॉर द ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक लाइफ, ठीक है? उसके लिए बैड है, ठीक है? तो उससे हो जाएगा UV328। देन डीक्लोरिन, पीओपीज़ की वजह से पूरा हमारा अर्थ बिकम्स डी कलर्ड। तो डी क्लोरीन मतलब डी कलर हो जाता है, डल, बेकार हो जाता है पीओपीज़ की वजह से, ठीक है? दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है? इसका क्या होगा, कोई बर्थ डिफेक्ट, हार्मोनल डिसऑर्डर, ये सब ये याद रखना। एक्शेल थिनिंग इन बर्ड्स इज कॉज्ड ड्यू टू डीडीटी, ठीक है? दिस इज इम्पॉर्टेंट। किससे? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की वजह से। नेक्स्ट है ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है? ये रहते हैं फायर रेजिस्टेंट एडिटिव्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर एंड टेक्सटाइल्स, जस्ट इन ऑर्डर टू रिटार्ड फ्लेम्स। अगर बाई चांस आग लग गई तो ज़्यादा ना लग जाए, ठीक है? ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, नाम क्या है? ब्रोमिनेटेड फ्लेम को रिटार्ड करने वाला फायर रेजिस्टेंट एडिटिव्स हैं ये। इससे थायराइड डिसफंक्शन होगा, न्यूरो डेवलपमेंट इश्यूज़, ये सब सब चीज़ होंगी इनकी वजह से। फिर भी आप ट्राइक्लोसान, ठीक है? ट्राइक्लोसान क्या है? इट इज़ एन एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट, सोप्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स एज वेल, ठीक है? इन सब चीज़ों में ये यूज़ करते हैं ट्राइक्लोसान को, टूथपेस्ट वगैरह में। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह होना लग जाएगा इससे, ठीक है? इसको कैसे लर्न करोगी? ट्राइक्लोसान, क्लोजअप क्या है? इट इज़ अ टूथपेस्ट ब्रांड होता है ना? ठीक है? तो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस, है ना? ये हो गया एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड यूज्ड इन टूथपेस्ट, सोप्स एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटाइट पार्टिकल्स। सो मैग्नेटाइट पार्टिकल्स आर आयन ऑक्साइड के जो पार्टिकल्स विच आर रिलीज फ्रॉम माइनिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ब्रेक डस्ट एंड दे आर प्रेजेंट इन नेचुरल सॉइल्स एज वेल, ठीक है? ये समझ आ रहा है मैग्नेटाइट, है ना? फिर इससे क्या होगा? लंग ब्रेन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ एयर एंड सॉइल हेवी मेटल पोल्यूशन, ठीक है? उसका इंडिकेटर भी जैसे काम कर रहा है ये, ठीक है? दिस थिंग यू कैन रिमेंबर। और लंग और ब्रेन का इन्फ्लेमेट हो जाएगा, ठीक है? देन यू हैव नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स क्या रहेंगे? अल्ट्रा स्मॉल इंजीनियर्ड पार्टिकल्स यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। इनसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने लग जाता है, सेल्यूलर एंड ऑर्गेनिक डैमेज इज ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है? नेक्स्ट है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल एंड रिएक्टर के वेस्ट में इट विल बी फाउंड, ठीक है? इससे वही रेडिएशन इंड्यूस कैंसर वगैरह होगा, ठीक है? देन जेनेटिक म्यूटेशंस विल हैपन, ठीक है? लॉन्ग टर्म सॉइल एंड वाटर कंटामिनेशन, ऑल ऑफ दिस विल हैपन, ठीक है? देन मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स, है ना? इससे क्या होगा? मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन, पैराफिन वैक्स है ना, पैराफिन्स। सो दीज आर क्लोरिनेटेड केमिकल्स यूज एज पीवीसी, प्लास्टिसाइजर्स एंड पेंट्स, सीलेंट्स एंड केबल्स। इनसे लिवर टॉक्सिसिटी वगैरह होगा, सस्पेक्टेड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रहेंगे, ये सब चीज़ें, ठीक है? सो क्लोरिनेटेड पैराफिन, क्लोरिनेटेड केमिकल्स यूज्ड एज पीवीसी, प्लास्टिसाइजर्स, पेंट, और इन सब से दिस इज़ एन इमर्जिंग पोल्यूटेंट, और इनसे भी प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है? मीडियम चेन क्लोरिनेटेड पैराफिन्स आर यूज्ड फॉर पेंट्स वगैरह, पीवीसी में भी। नाउ वी लुक एट ग्लोबल ट्रीटीज विच आर aimed at managing hazardous chemicals and wastes, ठीक है? So first of all we have Stockholm Convention on persistent organic pollutants. How will you remember this? हमने ऐसे लर्न किया था कि persistent है, तो persistent है so they persist in the environment, है ना? So उनका एक स्टॉक बढ़ जाएगा पूरे environment में, they will get well stocked in the environment. तो Stockholm, ठीक है? दे
It is aimed at eliminating or restricting the POPs. It was adopted in 2001 and came into force in 2004 and India ratified it in 2006. ठीक है, ये याद होना चाहिए. 2001 से शुरू हुआ है बेसिकली, अडॉप्टेड वहाँ पे था, 2004 में आ गया था, इट केम इनटू फोर्स एंड 2006 में इंडिया. हाउ विल यू रिमेंबर द, मतलब बस एक याद करना है 2001 वाला. हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर? देखो, POP. तो ऐसे कर लो कि इनका स्टॉक कब से बढ़ना स्टार्ट हुआ, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी. ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी द स्टॉक ऑफ POP स्टार्टेड इंक्रीजिंग. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वी लुक एट बेसल कन्वेंशन. बेसल कन्वेंशन ऑन हजार्डस वेस्ट्स. It is aimed at controlling transboundary movement of hazardous wastes and prevent dumping in developing countries. It was adopted in 1989, came into force in 1992 and India ratified it in 1992 itself. ठीक है, बेसल कन्वेंशन ऑन hazardous wastes. ठीक है, तो वही ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट है hazardous waste का, उससे रिलेटेड रहेगा ये प्राइमरली. आई जस्ट हाईलाइट दिस, वेट अ सेकेंड, है ना. तो इसका क्या, या ऐसे याद कर लो, रुको. बेसिल मतलब अपने बेस से नहीं हिलना चाहिए. इट शुड नॉट गेट, मतलब मूव्ड फ्रॉम इट्स बेस. ठीक है, वैसे यू कैन रिमेम्बर इट. शुड नॉट, ये जो हजार्डस वेस्ट हैं, दे शुड नॉट मूव फ्रॉम देयर बेसिस. बेस मतलब वही बेसल से, यू कैन लिंक. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट वी हैव रोटरडैम कन्वेंशन. रोटरडैम में क्या होगा? इट इंश्योर्स प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट before international trade in hazardous chemicals and pesticides. It was adopted in 98 and enforced in 2004. So एक तो हमें वो याद करना पड़ेगा कि 1989 में बेसल कन्वेंशन केम इनटू बीइंग. ठीक है, 1989 एंड केम इनटू फोर्स इन 1992. सो 1989 लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, देखो जो बेसल का बी है, बी लुक्स लाइक 8, तो उससे लर्न कर लेंगे हम लोग. ठीक है, ये हो गया. और बस इतना ही याद कर लो, है ना, दैट शुड सफाइस. तो 1989, 91 में हमारा वो रियो कॉन्फ्रेंस, उससे 2 साल पहले. ठीक है, ये हो गया. देन वेट अ सेकेंड, 1992 में हुआ था ना रियो कॉन्फ्रेंस, तो उससे 2-3 साल पहले. रॉटरडैम कन्वेंशन में इट इज़ फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, है ना. तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? रॉटरडैम. सो अगर रॉटरडैम को आप रॉटवेलर, एक डॉगी होता है ना, उससे यू कैन लिंक इट, रॉटवेलर. तो उससे आप करो कि अगर कहीं पे रॉटवेलर जा रहा है कहीं पे वॉक पे, सो वी शुड हैव प्रायर, द ओनर शुड गिव प्रायर इन्फॉर्म्ड, मतलब ही शुड इन्फॉर्म इन प्रायर. नहीं तो दे आर वेरी डेंजरस. तो मतलब ये मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ. ठीक है, सो द ओनर शुड इन्फॉर्म इन प्रायर सो दैट पीपल डोंट गो आउट और उसके रास्ते में ना आए. ठीक है, ये मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ. दे आर एक्चुअली वेरी वेल बिहेव्ड डॉगीज. ठीक है, रॉटवेलर, प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. सो दिस वाज अडॉप्टेड इन 1998. तो बेसल 1989 में आया था. उसके ऑपोजिट 1998 में वी हैड दिस थिंग, रॉटरडैम. ठीक है, नाउ वी लुक एट द रूल्स एंड फ्रेमवर्क्स विच एग्जिस्ट इन इंडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में है POP रूल्स ऑफ 2018, है ना. इट इम्प्लीमेंट्स द, देखते हैं इसको, रुक जाओ. एक है persistent organic pollutant के rules of 2018. Then you have hazardous waste rules of 2016. Then MSIHC rules of 1989. Environment protection management of contaminated sites rules of 2025. Okay, this is new, so this will be important from the current affairs point of view. ठीक है, तो POP रूल्स को देखते हैं. इट इम्प्लीमेंट्स द स्टॉकहोम कन्वेंशन. इट बैन्स, रिस्ट्रिक्ट्स लिस्टेड
persistent organic pollutants. ठीक है, बस ये बात याद रखनी है कि इट इम्प्लीमेंट्स द स्टॉकहोम कन्वेंशन। कब आया है? 2018 में आया है। ठीक है, हाउ विल यू रिमेंबर इट? POP। पी को, दो पी को ज्वाइन कर देंगे ऐसे उल्टा करके, तो ये एक पी है, ये एक पी है, ये ज्वाइन करके 18 बना देंगे। ठीक है, सो दैट वे यू कैन रिमेंबर दिस। फिर है हजार्डस वेस्ट रूल्स ऑफ 2016। इट इम्प्लीमेंट्स द बेसल कन्वेंशन। ठीक है, बेसल कन्वेंशन था कि बेस से मूव नहीं होना चाहिए सामान, है ना, दैट इज ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। तो बस इतना ही याद रखना है इसमें, एंड यू नीड टू रिमेंबर द ईयर एज वेल। सो इट इज़ 2016। बेसल कब आया था? इट केम इन 1989। ठीक है, सो उससे 89 को अगर उल्टा कर लोगे तो 6 बन जाएगा, और बाकी 2016 लिख लो। ठीक है, ये हो गया। देन MSIHC रूल्स। इट कॉम्प्लीमेंट्स द रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन क्या था? प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए, है ना। तो इट कंट्रोल्स मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट, सेफ्टी ऑडिट्स, ये सब करता है। सो बस नाम याद रख लो, 1989। वैसे तो रोटरडैम कन्वेंशन केम इटसेल्फ केम इन 1998, पर ठीक है, ये रूल्स पहले से ही है ना। ये फ्यूचर में देख के पता नहीं कैसे कराएं ये। ठीक है, ये फ्यूचर में देख के बनाया हुआ है रूल, है ना। 1998 में तो हमारा रोटरडैम कन्वेंशन ही आया था। ठीक है, ये कर लो। MSIHC रूल्स बोलते हैं इसको। लेट मी जस्ट चेक द फुल फॉर्म ऑफ दिस। MSIHC रूल्स। सो इट इज़, मैं बता देती हूँ क्या है फुल फॉर्म। मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट, storage and import of hazardous chemical rules, 1989। ठीक है, ये याद होना चाहिए। देन मैन्युफैक्चर हजार्डस केमिकल के ऊपर ही है ना, बस इतना पता होना चाहिए। 1989 में आ गया ये, रोटरडैम से पहले ही आ गया। ठीक है, देन वी हैव एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल्स ऑफ 2025। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स हैं। These rules legally codify the procedure for identifying chemically contaminated sites को identify और manage करने के लिए है ये। Cleanup of polluted sites involving 189 hazardous chemicals listed under the hazardous waste rules of 2016। ठीक है, and it is based upon the polluter pays principle। ठीक है, so that is also important to know। polluter pays principle पे based है। 189 hazardous chemicals which are listed under the hazardous rules of 2016 उस पे बेस्ड है। ठीक है, एंड केमिकली कंटामिनेटेड साइट्स को दे विल बी आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग। ठीक है, तो नाम ही वो है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल, है ना। सो द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड दिस केम इन 2025, सो दिस इज इम्पोर्टेंट दैट वे। नाम ईयर कैसे याद रखोगे? साइट्स, साइट्स मतलब कि एस लुक्स लाइक 5, तो 2025 में आया, एंड दिस इज़ अ करंट अफेयर्स, है ना। तो एक में इसमें याद क्या क्या करना है? एक तो कि जो हजार्डस वेस्ट रूल्स है बेसल कन्वेंशन वाला, है ना, 2016 वाला, वो उसके ऊपर बेस्ड है। इसका नंबर ऑफ हजार्डस केमिकल्स विल बी टेकन फ्रॉम देयर। ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू नो इज़ कि 189 हजार्डस केमिकल्स हैं इसमें। हाउ विल यू रिमेंबर द नेम? वही देखो, हजार्डस केमिकल रूल्स किसके ऊपर बना था? बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन 1989 का है, सो दैट वे यू कैन लिंक दिस के 1989 189। ठीक है, दिस इज बेसल कन्वेंशन ऑफ 1989। ठीक है, तो 1989 से आप 189 लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। नाउ वील मूव अहेड। हेल्थ हजार्डस केमिकल्स। ठीक है, हेल्थ हजार्डस केमिकल्स क्या होते हैं? दीज आर टॉक्सिक और पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक्स, ये सब चीज़ें, कॉजिंग क्रॉनिक हेल्थ इफेक्ट्स ऑन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। ठीक है,
हेल्थ हजार्डस केमिकल्स हैं ये. So they are hazardous to health. Now we look at chemicals which are added to food. So food में दो चीज़ें ऐड करते हैं. Either you will be adding some additive to the food or you will be adding some food preservatives. ठीक है. और either of these two में वही both of these will be having chemicals. ठीक है. So first of all food additives को देखते हैं. Substances which are added to improve the taste, color, texture, nutrition or stability of the food, that will be a food additive. Examples है sweeteners, colors, ये सब चीज़ें not important. ठीक है. Then food preservatives, substances which are added to prevent spoilage by microbes, molds, yeast or oxidation. Narrow rule रहेगा इनका. They are intended to एक्सटेंड शेल्फ लाइफ, बस यही काम है इसका. एग्जाम्पल्स हैं सोडियम बेंजोएट, पोटाशियम सॉर्बेट, नाइट्राइट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स. तो यू नीड टू रिमेंबर द नेम्स. ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सोडियम बेंजोएट है एक, तो हमारा ये होता है जो सोडियम बेंजोएट इज़ अ फूड प्रिजर्वेटिव. देन यू हैव पोटाशियम सॉर्बेट, फिर नाइट्राइट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फूड एडिटिव्स. ठीक है, तो पोटाशियम सॉर्बेट को कैसे लर्न करेंगे. देखो सोडियम बेंजोएट है ना. सो सॉफ्ट ड्रिंक से लर्न कर लो इस सबको. सॉफ्ट ड्रिंक्स में काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. दैट इज़ वाई दे यू कैन कीप देम इन अ बॉटल फॉर वेरी लॉन्ग. ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक से सोडियम बेंजोएट हो गया, फिर पोटाशियम सॉर्बेट हो जाएगा, फिर नाइट्राइट्स नॉर्मल और एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं सो दैट द फूड डज नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड. एंटीऑक्सीडेंट्स क्या क्या हैं, BHA एंड BHT. ठीक है. नाउ वी लुक एट कॉमन फूड केमिकल्स इन इंडिया. नाउ कॉमन फूड केमिकल्स देखते हैं जो इंडिया में प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोडियम बेंजोएट. ठीक है, देन पोटाशियम सॉर्बेट है, फिर MSG दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, सोडियम नाइट्राइट या नाइट्रेट, एंड BHA BHT. दीज आर antioxidants. And then you have artificial sweeteners as well. ठीक है, सो एक एक करके we'll see. सोडियम बेंजोएट वी हैड लर्न कि इट इज़ अ फूड प्रिजर्वेटिव है ना. हमने सॉफ्ट ड्रिंक करके लर्न किया था. सॉफ्ट ड्रिंक सोडियम एंड पोटाशियम सॉर्बेट. ठीक है, so it is a preservative in soft drinks, permitted within limits, and benzene forms only under specific conditions. like ये सब important as such नहीं है, बस थोड़ा सा देख लेना. ठीक है, नेक्स्ट पोटाशियम सॉर्बेट है ना. ये भी लर्न किया था सॉफ्ट ड्रिंक करके. functions primarily as salt of sorbic acid to prevent growth of mold or yeast in dairy, है ना. इन डेयरी बेवरेजेस ये सब चीज़ें. ठीक है, दे आर सेफर दैन बेंजोएट्स. देन MSG क्या है, मोनो सोडियम ग्लूटामेट. सो इट इज़ अ फ्लेवर एनहांसर, उमामी रहता है ये इसका टेस्ट. इट इज़ परमिटेड अंडर GMP एंड मैंडेटरी लेबलिंग इज़ रिक्वायर्ड, है ना. MSG सुना होगा काफ़ी आपने. नूडल्स मैगी वगैरह में देयर इज़ अ लॉट ऑफ तो नहीं, मतलब चाइनीज़ खाने में ना जो हमारा इंडो चाइनीज़ जो होता है उसमें डलता है ये MSG. ठीक है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट फ्लेवर एनहांसर है ये. ठीक है, एंड बस इसका नेक्स्ट देखते हैं. सोडियम नाइट्राइट और नाइट्रेट. GMP का मैं एक बार फुल फॉर्म लेट मी चेक व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ GMP इज. GMP फुल फॉर्म इज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का कुछ स्टैंडर्ड्स हैं ये. ठीक है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, सो इट इज़ परमिटेड अंडर दैट. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद वी हैव सोडियम नाइट्राइट और सोडियम नाइट्रेट. सो प्रेजर्वेटिव इन प्रोसेस्ड मीट्स दैट प्रिवेंट्स क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम का ग्रोथ, है ना. उसको बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट. फिक्स कलर एंड इम्प्रूव फ्लेवर. स्ट्रिक्ट लिमिट्स ड्यू टू नाइट्रोसामाइन कैंसर रिस्क एट हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, सो प्रोसेस्ड मीट में जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं उसको सोडियम नाइट्रेट या नाइट्राइट या नाइट्रेट बोलेंगे. और क्लॉस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम जो भी होता है उसका ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा ये. ठीक है, देन
It has strict limits due to some cancer risk at high temperatures. ठीक है, तो ये याद रखना सोडियम नाइट्रेट। ऐसे आप इमेजिन करो कि मीट के ऊपर सॉल्ट डाल रहे हैं, सोडियम NaCl से लिंक कर सकते हैं ना, तो सोडियम नाइट्रेट ऐसे सॉल्ट टाइप कुछ डाल रहे हैं, ठीक है। देन BHA BHT antioxidants which prevent rancidity in fats and oils, and they are permitted only with strict limits, ठीक है। Then you have artificial sweeteners. So there are various artificial sweeteners like acesulfame K, aspartame, sucralose, and they are permitted with acceptable daily intake, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर लाइक, ये नाम लर्न कर लेते हैं। एस सल्फेम के, एस्पार्टेम तो सुना होगा, सुक्रोलोज भी सुना हुआ होगा, है ना। तो ये थोड़ा न्यू है। एज सल्फेम मतलब ऐसे आप इमेजिन करो कि फ्लेम जल रही है, उस पर आप शुगर को गर्म कर रहे हो, तो उससे वो बनते जा रहा है, चाशनी टाइप कुछ बन रहा है, ठीक है। तो एज सल्फेम की, ठीक है। Now we'll read about harmful food chemicals in India. So first of all we have brominated vegetable oil, है ना। देन पोटाशियम ब्रोमेट, ये सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं। फिर फॉर्मेल्डिहाइड है, फिर कैल्शियम कार्बाइड है विच फ्रूट राइपनिंग में यूज़ करते हैं, फिर एसिटाइलिन फ्रॉम कार्बाइड, ओलेस्ट्रा, certain artificial dyes, glyphosate का residue, highly processed foods, all of these are the examples. Now we'll just look at them. Brominated vegetable oil जो BVO होता है, it has thyroid and neurological effects, ठीक है, so it is banned, ठीक है। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल इज बैंड। और एक और हमने चीज़ पहले पढ़ी थी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है, दैट वाज अ पोल्यूटेंट, है ना। वो अलग चीज़ थी। ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स आर बैंड। देन पोटाशियम ब्रोमेट, इट इज़ अ कार्सिनोजन एंड इट इज़ अगेन बैंड, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अगेन कार्सिनोजेनिक, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रेजर्वेटिव बट इट इज़ कम्प्लीटली बैंड, ठीक है। देन कैल्शियम कार्बाइड होता है, इट रिलीजेज एसिटाइलिन, है ना, एंड अगेन दैट इज़ ऑल्सो बैंड। इट रिलीजेज एसिटाइलिन, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस टॉक्सिसिटी होते रहती है इसे, है ना। ये आपने सुना होगा कि फ्रूट राइपनिंग में यूज़ करते हैं काफ़ी लोग, है ना, कैल्शियम कार्बाइड। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में फ्रूट मिलते हैं, इफ़ यू परचेज इन बल्क, ठीक है, तो उससे कैल्शियम कार्बाइड यू कैन रिमेंबर, ठीक है। तो पोटाशियम जो ब्रोमीन वाले वो लोग भी बैंड हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी बैंड है, इट इज़ एन एल्डिहाइड, वो बैंड है, कैल्शियम कार्बाइड बैंड है, एसिटाइलिन फ्रॉम कार्बाइड इज ऑल्सो नॉट परमिटेड, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर अनसेफ आर्टिफिशियल राइपनिंग, ठीक है। तो एसिटाइलिन मतलब एस फ्रूट बना दें हम, ऐसा सोचते हैं वो लोग कि हम बहुत राइपन कर देंगे इसको, तो उससे लर्न कर लो एसिटाइलिन। देन वी हैव ओलेस्ट्रा। ओलेस्ट्रा से डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है। ओ मेरे को डाइजेस्टिव इशू हो रहा है, ठीक है, वैसे करके। देन सर्टेन आर्टिफिशियल डाइज लाइक टॉक्सिसिटी, क्या 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 रहेगा, आर्टिफिशियल डाइज विल कॉज टॉक्सिसिटी, हाइपर एक्टिविटी का रिस्क हो जाएगा, है ना। ओनली स्पेसिफिक सिंथेटिक फूड कलर्स आर परमिटेड, बाकी नहीं, ठीक है। देन glyphosate residue, so it is a possible carcinogen and MRL regulated है, it is not a food additive, ठीक है। ग्लाइफोसेट का जो रेसिड्यू होता है, it is regulated and not a food residue. Then highly processed foods, they are generally linked to higher cancer risk, and this is just a public health advisory, so there is no as such limit on those, ठीक है। सो ये सब हो गया ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल, पोटाशियम ब्रोमेट बैंड है बिल्कुल, ठीक है। देन फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्रेजर्वेटिव, है ना, इसी फॉर्म में इसको हम लोग रखेंगे, उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। जो फूड का फॉर्म है उसको मेंटेन करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करते हैं, बट इट इज़ बैंड बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो फॉर्म मेंटेन करने के लिए, और वही इफेक्टिव प्रेजर्वेटिव बैंड। कैल्शियम कार्बाइड फूड राइपनिंग के लिए बैंड, कार्डबोर्ड बॉक्सेस में यूज़ करते हैं, ठीक है।
देन एसिटाइलिन इज रिलीज बाय कैल्शियम कार्बोनेट कार्बाइड ओनली, ठीक है। सो एसिटाइलिन ये एज फ्रूट बनाएंगे, दैट इज ऑल्सो बैंड। देन ओलेस्ट्रा विच कॉजेज डाइजेस्टिव इश्यूज, अगेन नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया, ठीक है। देन सर्टेन आर्टिफिशियल डाइज आर ऑल्सो जनरली मतलब अवॉइड करने को बोलते हैं। देन ग्लाइफोसेट का रेसिड्यू, that is also not allowed. It should not be a food additive at all. Highly processed foods में मतलब बोलते हैं कि do not eat those, they have carcinogenic properties, ठीक है। Now we'll move to harmful chemicals in cosmetics in India, ठीक है। So ये देखते हैं अब। So we'll start with mercury, then lead, chloroform, bithionol, formaldehyde, freeform, formaldehyde releasing agents, then parabens, phthalates, heavy metals. This is very harmful. फिर हाइड्रोक्विनोन OTC कॉस्मेटिक्स में डाइऑक्सेन और CFCs, ठीक है। इनको देखते हैं। सो मर्करी कहाँ यूज़ करते हैं, स्किन लाइटनिंग की क्रीम्स में यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, सो इट इज़ बैंड कम्प्लीटली, ठीक है। देन लेड, लेड लिपस्टिक्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। हेयर डाई में यूज़ होगा, ब्लैक करने के लिए, आईलाइनर में यूज़ होगा। सो ब्रेन डैमेज हो जाता है इससे, इट इज़ बैंड। देन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज़ अ सॉल्वेंट फॉर फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, अगेन बैंड, ठीक है। क्लोरोफॉर्म ऐसे आपने सुना होगा ना कि किसी को बेहोश करना है तो क्लोरोफॉर्म का ऐसे हैंकी में ऐसे सुंघा देते हैं, मूवीज़ में ऐसे देखा होगा, है ना। सो उससे यू कैन रिमेंबर दिस, ठीक है। देन बाइथियोनॉल, बाइथियोनॉल इज यूज्ड इन एंटीबैक्टीरियल सोप्स एंड इट इज़ ऑल्सो बैंड, ठीक है। हाउ विल यू रिमेंबर इट, बाइथियोनॉल है इसका नाम, है ना। सो बाई से बैक्टीरिया, ठीक है, बाय बैक्टीरिया, बाय बैक्टीरियाज। सो दिस इज बीइंग यूज्ड बाय दोस कंपनीज, है ना, तो इट इज़ बैंड। फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड ऊपर भी पढ़ा था हमने, फॉर्मेल्डिहाइड वाज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज़, हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह में यूज़ कर रहे हैं इसको, अगेन बैंड। देन फॉर्मेल्डिहाइड रिलीजिंग एजेंट्स लाइक शैम्पू, लोशन, ये सब अगेन दे आर रिस्ट्रिक्टेड, नॉट एग्जैक्टली बैंड बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। पैराबिन, पैराबिन जो होता है, दे आर प्रेजर्वेटिव्स, दे कॉज एंडोक्राइन डिसरप्शन, दे आर रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। थैलेट्स, थैलेट्स क्या रहेंगे, फ्रेग्रेंसेस और प्लास्टिसाइजर्स, है ना, ये हार्मोनल टॉक्सिसिटी कॉज करेंगे, दे आर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करोगे, थैलेट्स हमने पहले भी पढ़ा था, दे वर यूज टू सॉफ्टन प्लास्टिक, है ना। हमने शुरू शुरू में ऊपर पढ़ा था कहीं पे, ये रहा थैलेट्स, प्लास्टिक सॉफ्टन्स इन PVC एंड इट इज़ ऑल्सो क्वाइट टॉक्सिक, ठीक है। तो वो ये इसको वहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स में भी इट इज़ बीइंग यूज्ड, ठीक है। सो आई जस्ट शो यू द, हाँ ये रहा, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन लॉट ऑफ कॉस्मेटिक्स, कहाँ गया, हाँ, ठीक है। देन हैवी मेटल्स, सो दिस इज़ ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड ओनली थैलेट्स। हैवी मेटल्स तो बिल्कुल ही दे वोंट बी परमिटेड एज इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। ये पिगमेंट बनाने के लिए, कलर्स बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स में दे आर यूज्ड देयर, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल, सो दे आर नॉट परमिटेड। देन हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन किस में मिलता है, ओवर द काउंटर कॉस्मेटिक्स है ना, उसमें यू विल फाइंड इट, फेयरनेस क्रीम्स वगैरह में। सो देयर इज़ अ कैंसर रिस्क, अगेन सो बैंड है ये, एंड इट इज़ अलाउड ओनली फॉर मेडिकल यूज़, ठीक है। हाइड्रोक्विनोन, क्विनोन कैसे लर्न करोगे आप इनको, क्विनाइन, क्विनाइन क्या होता है, वो मलेरिया में जो खाते हैं, है ना, मलेरिया में यूज जनरली स्टे एट होम, सो यू विल बिकम, ऐसे वो कर लो ना फेयर, तो फेयरनेस क्रीम्स में हाइड्रोक्विनोन यूज़ करते हैं, जस्ट अ लिंकेज टू हेल्प यू रिमेंबर दिस, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा, 1,4 डाइऑक्सेन, है ना। देन
इसमें देखते हैं 1,4 डाइऑक्सिन शैम्पू बॉडी वॉश इम्प्योरिटी के लिए यूज़ होगा, है ना। और इट इज़ अ प्रोबेबल कार्सिनोजन, ठीक है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, ये याद रखना है। 1,4 डाइऑक्सिन इज़ अ प्रोबेबल कार्सिनोजन एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो डाइऑक्सिन मतलब डाई, 2 बार नहाने से आप लर्न कर लो, 2 बार हेयर वॉश करा शैम्पू से, तो डाइऑक्सिन, ठीक है। देन CFCs वही एरोसोल वगैरह को बोलेंगे, है ना। हाँ सॉरी, एरोसोल वगैरह में रहते हैं फ्लोरोकार्बन्स, और वो हमको पता ही है कि दे कैरी आउट ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। नाउ दे आर ऑल्सो बैंड अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिकॉज इससे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हो गया। नाउ वील मूव टू फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स इन इंडिया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इथाइलिन, देन एथफॉन, फिर एसिटाइलिन, ठीक है। तो सबसे पहले इथाइलिन देखते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल प्लांट हार्मोन विच कंट्रोल्स यूनिफॉर्म राइपनिंग। इट इज़, हमने वैसे क्या पढ़ा था, फ्रूट राइपनिंग के लिए और भी जो चीज़ें यूज़ हो रही थी, एक तो कैल्शियम कार्बाइड, है ना, यहाँ पे ऊपर पड़ा था कैल्शियम कार्बाइड, एंड वाई वॉज इट बीइंग यूज बिकॉज इट गिव्स ऑफ एसिटाइलिन, और एसिटाइलिन इज द वन विच इज द मेन कॉजिंग मेन थिंग विच इज कॉजिंग फ्रूट राइपनिंग, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद में वी हैव एसिटाइलिन, है ना। एसिटाइलिन इसको अच्छे से लिख देती हूँ, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, है ना। और एसिटाइलिन वही रहेगा, इंफीरियर अनसेफ इथाइलिन सब्स्टिट्यूट, ठीक है। हम इनको देख लेते हैं। एसिटाइलिन है, इथाइलिन है और एथीफॉन। सो देखो, इथाइलिन नेचुरल प्लांट हार्मोन कंट्रोलिंग यूनिफॉर्म राइपनिंग, इट इज़ परमिटेड एंड सेफ, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। देन एथीफॉन है, वो भी परमिटेड है बट रेगुलेटेड है। एसिटाइलिन इज नॉट परमिटेड बिकॉज इट इज़ अनसेफ, ठीक है, ठीक है। तो इनको कैसे लर्न करेंगे, अगर हमें फ्रूट राइपन करना है तो EEA, है ना, EEA। सो ये दोनों वैसे राइम भी कर रहे हैं, एसिटाइलिन और इथाइलिन, है ना, तो वो हो जाएगा। और फिर इथाइलिन से यू कैन गो टू एथीफॉन, ईथ से, है ना। तो वैसे यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस। दोनों पहले तो दे आर परमिटेड बट रेगुलेटेड, एंड मतलब इथाइलिन तो बिल्कुल सेफ है कितना भी यूज़ करो, ठीक है। और एसिटाइलिन इज समथिंग विच इज़ नॉट परमिटेड, ठीक है। सो ये सब हो गया। नेक्स्ट वील मूव टू हैवी मेटल्स, ठीक है, हैवी मेटल्स जो इंडिया में है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैडमियम, देन आर्सेनिक, क्रोमियम और निकल, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर द हैवी मेटल्स, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कैडमियम, ठीक है। सो कैडमियम से क्या होगा, बैटरीज, पिगमेंट्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब में यू विल फाइंड कैडमियम, ठीक है। इनसे इटाई इटाई करके एक डिजीज़ है वो हो जाती है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। देन रिस्ट्रिक्टेड यूजेज अलाउड है इसका, ठीक है, सभी का सबका रिस्ट्रिक्टेड यूज़ अलाउड है, ठीक है। देन आर्सेनिक तो वो रॉक्स में रहेगा, तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन ये सब हो जाता है, इससे भी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड। अगेन इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड इन, मतलब फूड जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसका टेस्ट करते रहते हैं वो लोग, एंड इफ द आर्सेनिक राइजेज अबव द जो भी लिमिट्स देन दे टेक मेजर्स, ठीक है। नाउ क्रोमियम, क्रोमियम कहाँ पे यूज़ हो रहा है, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डाइज, मेटल इंडस्ट्रीज में, इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, ठीक है। देन निकल, निकल इज बीइंग यूज्ड फॉर ज्वेलरी, कॉइन्स, कॉस्मेटिक्स, यहाँ सब जगहों पे इट में कॉज्ड डर्मेटाइटिस और स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो अगेन इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड।
ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर द हेवी मेटल्स विच आर जनरली प्रेजेंट और उनको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। कैडमियम को बैटरी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं, आर्सेनिक ग्राउंड वाटर में मिल जाता है रॉक से। क्रोमियम कहाँ पे आ रहा है यूज़, टैनरी में यूज़ हो रहा है क्रोमियम। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है कि क्रोमियम टैनरीज, टैनरीज रिलेटेड टू लेदर। ठीक है, तो इसको लर्न कैसे करोगे कि ऐसे टैनरीज लेदर का कुछ बनाया उन्होंने बेल्ट और क्रोमियम का बकल लगा दिया, ऐसे करके यू कैन ट्राई टू रिमेंबर दिस। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ हो रहा है, मेटल इंडस्ट्रीज में डाइज में यूज़ हो रहा है। निकल, निकल कहाँ यूज़ हो रहा है, ज्वेलरी, कॉइन्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब जगहों पे। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर रेगुलेटेड। देन वी मूव टू बैंड और रिस्ट्रिक्टेड पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्बोफ्यूरान, then methyl parathion, फोरेट, triazophos, heptachlor, dicophol, dinocap, मिथोमाइल, मोंक्रोटोफोर्स और एंडोसल्फान। दीज आर ऑल द बैंड पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। ठीक है, कार्बोफुरान, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी, ये कॉटन वगैरह में यूज़ करते थे। मिथाइल पैराथियन, कॉटन पैडी वेजिटेबल्स बैंड ड्यू टू सीवियर रिस्क। फोरेट, हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनोसल्फेट सॉइल सीड ट्रीटमेंट। देखो इनके बारे में नहीं पता होना चाहिए, इनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स, पहले एक बार हल्का सा देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो बैंड। फिर हेप्टाक्लोराइड, हेप्टाक्लोर टर्माइट वगैरह के कंट्रोल के लिए यूज़ करते थे, बैंड, पीओपी अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन। देन डाइकोफॉल, है ना, ये इज ऑल्सो बैंड। ठीक है, देन डाइनो कैप, ये भी बैंड है CIBNRC में। मिथोमाइल हाईली टॉक्साइड, हाईली टॉक्सिक कार्बामेट इंसेक्टिसाइड, अगेन बैंड। ठीक है, ऑल द फॉर्मुलेशंस आर बैंड मिथोमाइल के। फिर मोनोक्रोफोस, इट्स रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड इन 2024। ठीक है, एंडोसल्फान ऑर्गेनोक्लोरीन बैंड। ठीक है, बस इनमें इनके नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। सो देखो क्या क्या है, एक सेकेंड। कार्बोफुरान को कैसे लर्न करेंगे इनको। देखो एंडोसल्फान तो आ चुका है पेपर में, ठीक है, तो इसलिए याद रहेगा आपको। उसके अलावा बस 3-4 बार नाम पढ़ लो, इफ़ यू रिमेंबर इट देन गुड, नहीं तो और कोई मेथड नहीं। देखो कार्बोफुरान है ना, फुरान मतलब फ़र्ज़ी कर लो इसको, फ़र्ज़ी चीज़ है, नहीं यूज़ करनी चाहिए फ़र्ज़ी। ठीक है, ये हो गया। देन मिथाइल, और भी कोई फ़र्ज़ी चीज़ है, डाइक्लोफॉल भी फ़र्ज़ी है, एफ है इसमें। ठीक है, फ़र्ज़ी। फिर एंडोसल्फान, फल्फान इज ऑल्सो फर्जी। ठीक है, ये हो गया। देन मिथाइल पैराथॉन, नहीं पैराथियन। सो पी से जो भी रहेगा उसको हम लोग बोल देंगे पुअर चीज़ है, बिल्कुल पुअर चीज़ है, यू शुड नॉट यूज़ इट। सो मिथाइल पैराथियन। ठीक है, देन फोरेट, अगेन पुअर चीज़ है। ठीक है, देन यू हैव ट्राइजोफॉस, अगेन पुअर। ठीक है, फॉस्फोरस वाले ज़्यादातर नहीं यूज़ करने चाहिए। डाइनो कैप, अगेन पुअर, डाइनो कैप पुअर। देन मोनोक्रोप्टोफॉस, अगेन पुअर। ठीक है, फॉस वाले काफ़ी सारे हैं, सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर, PHOS। ठीक है, फिर फुरान वाले भी हो गए। देन नेक्स्ट है, वी हैव व्हाट इज लेफ्ट, हेप्टाक्लोर बचा है ना, ये हेप्टाक्लोर बचा है एक, तो उसका नाम ही ऐसे अलग सा है तो वो ऐसे हो जाएगा। मिथोमाइल बचा है। ठीक है, तो ट वाले तो टी। सो वैसे दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर बिकॉज ऐसे सारे केमिकल्स में ये सब होगा, बट ठीक है, इनको 4-5 बार पढ़ लो ताकि याद रहे ना। देन हेप्टाक्लोर, सो ये भी नहीं अलाउड है और मीथोमाइल भी नहीं अलाउड है। ठीक है, तो टी से कर लो थ्रो देम अवे। सो हेप्टाक्लोर भी थ्रो देम अवे एंड मीथोमाइल को भी थ्रो करना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल। ठीक है, सो ये क्या करता है, it replaces the Insecticides Act of 1968
and the insecticides rule of 1975. So this is a current affair है ना. It regulates the entire pesticide life cycle. Okay. Establishes a registration committee for safe review and approval, and a centralized central पेस्टिसाइड बोर्ड भी बनाया और एक रजिस्ट्रेशन कमेटी भी बनाई है इसके अंदर. ठीक है. इट लिमिट्स स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेम्पररी बैन्स maximum 1 year subject to central review. It adopts softer regulatory language, strive to minimize the risk to human health. ठीक है. तो थोड़ा सा शायद इन्होंने कम किया है रेगुलेशन इस वाले फील्ड में. तो आई विल सी क्या है इसमें. देखो, it replaces the insecticides act of 1968. So first of all you need to remember कि किसको 1968 का एक इंसेक्टिसाइड एक्ट को रिप्लेस करा है और 1971 का इंसेक्टिसाइड रूल को रिप्लेस करा है. हाउ विल यू रिमेंबर द ईयर. अपना कोई भी आपके मम्मी पापा का कोई बर्थडे आता होगा इस टाइम पे 1970s या 1960s में, है ना. तो दैट वे यू कैन रिमेंबर इट. उनसे लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस. ठीक है. देन it regulates the entire pesticide life cycle. ठीक है. It establishes first of all a registration committee for safety review and approvals. ठीक है. और एक रहेगा सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड रहेगा फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है. देन इट लिमिट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेम्पररी बैन्स. नहीं तो स्टेट मे बी दे हैड powers for permanent bans, but abhi the state governments only have power for temporary bans, and that too maximum up to 1 year, and that too is subject to central review. ठीक है. And it adopts softer regulatory language. ठीक है. तो ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म होगा इसका, लोगों ने किया होगा इसको क्रिटिसाइज. ठीक है. तो ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं शुगर के सब्स्टिट्यूट्स, है ना. सो शुगर के भी काफ़ी सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं. सॉर्बिटॉल, ये सब तो नाम सुना होगा आपने. सॉर्बिटॉल इज सब्स्टिट्यूट. एस्पार्टेम भी सुना होगा. सुक्रोलोज वेरी कॉमन. सैकरिन भी बहुत कॉमन है. HFC इसका मेरे को नहीं पता था. देन एस सल्फेम हमने ऊपर पढ़ा था ना, फ्लेम पे शुगर को बर्न कर रहे हैं तो फिर चाशनी टाइप बन रहा है. फिर साइक्लामेट भी न्यू है. और मोंग्रोसाइड्स भी. हाँ, मोंग फ्रूट पता है. मोंग फ्रूट इज़ ऑल्सो अ स्वीटनर. ठीक है. तो इसको ऐसे आप करो कि आप बहुत सारी साइकिलिंग करके आओ तो यू नीड अ लॉट ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. तो शुगर चाहिए रहता है हमको, है ना, साइकिलिंग करने के बाद. HFC भी एक एग्जाम्पल ऑफ क्या है, एडिटिव है, शुगर स्वीटनर है. तो ये वो वाला HFC नहीं है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन वाला नहीं है, बट कुछ और है. तो इसको ऐसे लर्न कर लो कि इवन दिस इज स्वीट. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ देम, हाँ, ऑल ऑफ देम आर परमिटेड एक्सेप्ट मंक फ्रूट. अच्छा, मंक फ्रूट नहीं है. मेरे पता नहीं था मेरे को कि दिस इज़ नॉट अलाउड इन इंडिया. मोग्रोसाइड्स जो मंक फ्रूट में मिलते हैं, दोज आर नॉट परमिटेड एज स्वीटनर्स इन इंडिया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट मी जस्ट चेक व्हाई इज इट सो. बिकॉज ठीक है, ऐसे ही लर्न कर लो कि मंक फ्रूट नहीं अलाउड है ना. बाकी अभी देखने बैठेंगे टाइम लग जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, सॉर्बिटॉल को क्या शुगर अल्कोहल बोलते हैं. ऑल मतलब अल्कोहल से रिलेटेड कुछ है टर्म. ठीक है. देन यू हैव इट इज़ अ लो कैलोरी बल्किंग एजेंट. इट इज़ परमिटेड. एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है. ठीक है. इट इज़ परमिटेड. ठीक है. देन है सुक्रोलोज, क्लोरिनेटेड स्वीटनर है. इट इज़ ऑल्सो अगेन परमिटेड. ठीक है. फिर सैकरिन, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर, परमिटेड है. HFCS प्रोसेस्ड फूड्स एंड बेवरेजेस में होता है, परमिटेड है. ए सल्फेम कैलोरी फ्री आर्टिफिशियल स्वीटनर है, अगेन इट इज़ परमिटेड. ठीक है. साइक्लामेट आर्टिफिशियल स्वीटनर है. इट इज़ बैंड इन इंडिया. सो साइक्लामेट साइक्लिंग करके नहीं पीना है. ठीक है. ये ऐसे लर्न कर लो. साइक्लामेट इज़ बैंड इन इंडिया एंड इवन दिस इज़ नॉट परमिटेड. मोंग्रोसाइड्स, मंक फ्रूट वाला. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. अभी ऊपर हमने शायद कोई क्वेश्चंस छोड़े थे क्या. हाँ, वी विल जस्ट डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर. With reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances (PFAs) that are used in making consumer products, consider the following statements. PFAs are found to be widespread in drinking water, food packaging material.
दे आर नॉट easily degraded in the environment. ठीक है, this is also correct. Persistent exposure to PFAs can lead to bioaccumulation in animal bodies. So this is also correct. ठीक है, so all of these seem correct. तो आंसर रहेगा डी, all of these are correct. ठीक है, यहाँ पे दिया है PFAs हमने पढ़ा था, है ना, forever chemicals बोलते हैं, है ना, and they can lead to bioaccumulation and they are widely present in drinking water and food. ठीक है, so we had read about this already. Now देखते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या रहेगा? इट रिजल्ट्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एनर्जी एक्टिविटीज दैट कंटामिनेट द एयर वाटर एंड सॉइल, दस कॉजिंग इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ डैमेज. ठीक है, तो पता है इंडस्ट्री से जो पोल्यूशन हो रहा है वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. वील डू दीज क्वेश्चंस वंस वी हैव रेड द थ्योरी. ठीक है, सो इनको देखते हैं. एक सेकेंड, कितना बचा है? ठीक है, ये थोड़ा सा ही है ना. हाँ, सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन के केस में, एनर्जी प्रोडक्शन वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उससे क्या क्या पोल्यूशन हो रहा है. देखो, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो रहा है ना. वहाँ पे क्या होगा? एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब दे बी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, GHG एमिशंस हो रहे हैं काफ़ी सारे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब हो रहा है. ठीक है, और इसमें और कुछ लर्न करना है. फर्नेस ऑयल विच इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ petroleum refining is used for heat and power generation. It releases high amount of SO2 and forms secondary sulfate particulate matter. ठीक है, this is extremely important to remember कि furnace oil यूज़ करते हैं काफ़ी, है ना, cheap industrial fuel है because. ठीक है, it is a byproduct of petroleum refining. ठीक है, and it releases high amount of sulfur dioxide, है ना, और इट फॉर्म्स सेकेंडरी सल्फेट पार्टिकुलेट मैटर. ठीक है, ये दोनों हो गया. नेक्स्ट चलते हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग पे. केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो रहा है? देयर इज़ अ रिलीज ऑफ रिएक्टिव गैसेस एंड फाइन पार्टिकल्स. ठीक है, तो VOC क्या होता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड HAPs भी होते हैं, वो भी रिलीज होंगे. ठीक है, एयर क्वालिटी का डिटीरियोरेशन होगा, ये सब. ठीक है, HAP का लेट मी जस्ट चेक द फुल फॉर्म. HAP है हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं शायद इसको. ठीक है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ठीक है, इसका एग्जैक्ट फुल फॉर्म नहीं पता है तो ऐसे ही लर्न कर लो. हाइड्रोक्सी एपेटाइट हो सकता है. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो हमें पता ही है. ठीक है, तो ये हो रहा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग से. ठीक है, देन यू हैव माइनिंग एक्टिविटीज से क्या होगा? एसिड माइन ड्रेनेज, मतलब कि एसिड जो हमारा आर्सेनिक वगैरह और हैवी मेटल्स हैं, दे मे गेट लीच्ड इनटू ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स. ठीक है, देन थर्मल पावर प्लांट्स में वही थर्मल पोल्यूशन हो रहा है उनकी वजह से. अदर देन दैट, स्टैक एमिशंस, SO2, NO, नॉक्स और पार्टिकुलेट मैटर काफ़ी सारा एमिट होता है. ठीक है, देन यू हैव फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स. उसमें क्या रहेगा? वही ऑर्गेनिक रिच एफ्लुएंट्स विल बी फॉर्म, है ना, इससे हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाएगा वाटर में. ठीक है, वाटर बॉडीज़ में, है ना, वही यूट्रिफिकेशन वगैरह होने लग जाएगा. देन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वही सिंथेटिक चीज़ें, केमिकल्स विल बी फ्लोन इनटू द वाटर. देन पेपर एंड पल्प मिल्स में क्या होगा? केमिकल ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर, दिस विल बी फ्लोन इनटू द रिवर्स. ठीक है, वही उससे यूट्रोफिकेशन होगा. नाउ वी लुक एट CPCB रेगुलेशंस ऑन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन. ठीक है, सो ओवरऑल हमें पता है CPCB वाज एस्टैब्लिश अंडर द वाटर प्रिवेंशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974. ठीक है, ओवरऑल रोल क्या है CPCB का? टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और कुछ स्टैंडर्ड्स देना, ये सब, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना. ठीक है, ये सब चीज़ें. कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ किया हुआ है CPCB ने बेस्ड अपॉन पोल्यूशन इंडेक्स. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सो रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन, वाइट एंड ब्लू. ठीक है, सो रेड क्या रहेगा? इट विल बी अ हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री. मतलब रेड बहुत गलत सलत है ना, पोल्यूशन इंडेक्स के बेसिस पे है ये सब कुछ.
ऑरेंज रहेगा मॉडरेटली पोल्यूटिंग, ग्रीन विल बी लेस पोल्यूटिंग। वाइट रहेगा बिल्कुल पोल्यूट ही नहीं कर रहा है, अच्छी इंडस्ट्री है। ब्लू रहेगा कि वो इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, रेड इज जिसमें पीआई पोल्यूशन इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 80, देन ऑरेंज में 55 टू 80 के बीच में है, ग्रीन में 25 टू 55, पीआई वाइट में इट विल बी लेस दैन 25 एंड ब्लू ऐसे ही। तो इसमें देखते हैं हम लोग, रेड क्या रहेगा, केमिकल प्लांट्स, बैटरी, टैनरी, सीमेंट प्लांट्स, ऑल ऑफ दीज विल बी इन रेड। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल प्लांट, टैनरी, सीमेंट प्लांट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। देन ऑरेंज रहेगा ऑटोमोबाइल सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, ग्लास प्रोडक्शन, टेक्सटाइल यूनिट्स, पेपर मिल्स, ठीक है, ये दे विल बी ऑरेंज 55 टू 80। ग्रीन रहेगा 25 टू 55, है ना, बेकरी, वुडन फर्नीचर, राइस मिल, मिनरलाइज वाटर, ये सब। देन वाइट है सोलर पावर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, विंड पावर, इन सब में। ब्लू में तो हेल्प कर रहा है, तो हेल्प क्या कर रहा है, वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट्स, कंप्रेस्ड बायोगैस के प्लांट्स, बायो माइनिंग, लैंडफिल मेंटेनेंस, ये सब दीज कम इन ब्लू। ठीक है, नाउ इनको वील ट्राई टू लर्न ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले तो हमको वील हैव टू लर्न द रेंजेस। ठीक है, तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 80 से शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 55 टू 80, दैट इज 80 से 25 कम, -25 करा तो 55 से 80 याद रह रहा है। ठीक है, उसके बाद में 25 टू 55 है ना, तो वही 55 से 30 माइनस करा, सॉरी, -30 करा, सो यू विल गेट दिस। ठीक है, उसके बाद में वाइट, वाइट में क्या होगा, इट इज़ लेसर दैन 25 इवन, है ना, तो -25, 25 से भी कम है। ठीक है, तो ये याद रखना है ना, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, ब्लू बेस्ड अपॉन CPCB फॉर्मूला। ठीक है, और रेड में क्या, केमिकल प्लांट्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, टैनरी, सीमेंट प्लांट्स, ये सब चीज़ें। फिर ऑरेंज में है ऑटोमोबाइल सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, ग्लास प्रोडक्शन, टेक्सटाइल यूनिट्स, पेपर मिल्स, ये सब। ग्रीन में बेकरी, वुडन फर्नीचर, राइस मिल्स, मिनरलाइज वाटर। वाइट में सोलर पावर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, विंड पावर। ठीक है, ये सब चीज़ें, यू नीड टू रिमेंबर दीज। नाउ we'll look at the emission and effluent standards. So there are legally binding limits for air emissions and liquid effluents. ठीक है, they are notified under the Schedule 1 of the Environment Protection Act of 1986. ठीक है, उसके बाद में एम्बियंट एयर रेगुलेशन के लिए नाक स्टैंडर्ड्स है, हमने देख लिया था, है ना। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट है कंसेंट मैकेनिज्म, CD, दैट इज कंसेंट टू एस्टैब्लिश बिफोर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री। और फिर कंसेंट टू ऑपरेट भी लेना होता है एक। और फिर दे आर इशूड बाय स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स एंड द PCCs, जो यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दे विल बी गिविंग द कंसेंट। ठीक है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। जैसे वो पूछ लेंगे कि सेंटर देता है, तो ऐसा नहीं है, इट इज़ द स्टेट हु आर गिविंग कंसेंट। ठीक है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। नाउ रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, यू हैव ऑनलाइन कंटिन्यूस एफ्लुएंट और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ठीक है, सो OCEMS बोलते हैं, ऑनलाइन कंटिन्यूस एफ्लुएंट या एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स, है ना। दे आर ऑटोमेटेड 24/7 मॉनिटरिंग और एमिशन monitoring of emissions and effluents will take place. It enables quick detection of violations and compliance enforcement. ठीक है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग ये लर्न करना है, नाम लर्न करना है इसका, OCEMS, दैट इज ऑनलाइन कंटिन्यूस एफ्लुएंट और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है ना।
इसको ट्राई टू रिमेम्बर दिस ऑनलाइन, रुक जाओ, ऑनलाइन कंटिन्यूअस एफ्लुएंट और एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स। ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। सो ये हो गया हमारा। वील जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस विच वी हैड लर्नड, मतलब लेफ्ट अबव। ये याद रखना, ओ सी एम एस। ठीक है, ओ सी एम एस, इसको लर्न कैसे करेंगे वैसे नाम, रियल टाइम मॉनिटरिंग मैसेजिंग, ऐसे लर्न कर लो। ओ सी एम एस ऐसे लग रहा है ना कोई मैसेजिंग सर्विसेज है। ठीक है, एम एस से मैसेजिंग सर्विसेज जैसे नाम लग रहा है, तो रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है ऑफ एफ्लुएंस। ठीक है, और बाकी ये सब हो गया। सो वील डू द क्वेश्चंस विच वर लेफ्ट। सबसे पहले consider the following statements. Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. ठीक है, ठीक है, दिस कुड बी ट्रू, है ना, देख लेते हैं इसको। फिर सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. So this could also be true, है ना। Then limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. दिस कुड ऑल्सो बी ट्रू। ठीक है, मेरे को तीनों ही ट्रू लग रहे हैं। पर फिर क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 2 and 3 एक्सप्लेन वन, ऐसा तो नहीं है। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स वन। ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट and it explains statement 1. फिर neither statement 2 nor statement 3 is correct. So these are new types of questions which UPSC has started asking. These questions, these वाले जो questions है ना, they are make the statements very difficult. ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन काफ़ी अभी डिफिकल्ट हो गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स ही अगर आप देखो, 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू डू। ठीक है, सो आई थिंक कि 2026 में दे विल इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज क्वेश्चन। अभी शायद 8-9 पूछे थे 25 में, अभी हो सकता है ऐसे 40-50 पूछ लें। ठीक है, 26 में, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या बोला है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर more than 5% of global carbon emissions. फिर क्या बोला है, सिलिका bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. This is correct. And limestone is converted into lime during clinker production for cement manufacturing. This is also correct. So both the statements are correct, but only one is explaining statement 1. शायद ऐसा लग रहा है मेरे को, ये होना चाहिए। आंसर क्या है, बी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सप्लेनिंग, बिकॉज ये जो लाइमस्टोन वाला जो कन्वर्जन प्रोसेस है, इसमें CO2 आएगा बाहर। सिलिका बियरिंग क्ले इज मिक्सड विद लाइमस्टोन, ये पता है हमको, है ना, इससे CO2 का कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आंसर शुड बी ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस दैन 0.5 टन CO2 पर कैपिटा। अच्छा, in terms of CO2 emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. अच्छा, then electricity and heat producers are the largest source of CO2 emissions in India. So देखो, इसमें दिस सीम्स फिर भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे पर कैपिटा उन्होंने एग्जैक्ट फैक्ट दे दिया है। ठीक है, सो दैट डज नॉट सीम टू बी वेरी करेक्ट टू मी। सेकेंड स्टेटमेंट फिर भी करेक्ट लग रहा है मेरे को, लगता है सी होना चाहिए। हाँ, आंसर इज सी। ठीक है, बिकॉज एशिया में कौन रहेगा, चाइना सबसे आगे है, इंडिया शुड बी रैंकिंग सेकेंड। और ये जो फैक्ट दिया है, दे आर जनरली रॉन्ग, है ना, सो इससे वो सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ विद रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, हाँ करेक्ट है। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, देन its use causes sulfur emissions in the environment, this is also correct। ठीक है, so answer is all three are correct। ठीक है, so we have completed the chapter on pollution। ठीक है, thank you।